इश्कबाज़ प्यार की जान। चैप्टर 144 फ़ोन पर रोमांस। स्नेहल जब सुबह उठी तो अपना चेक करने लगी थी। तभी उसने देखा आधी रात में कॉल करने वाला और कोई नहीं अर्धांश था। वो टाइम देखी तो बड़बड़ाते हुए बोली, अभी रात हो रही होगी, क्या भगवान जी सब जगह की टाइम आप सैम नहीं रख सकते थे? आज गुस्सा हूँ, आज की मिठाई आपकी कैंसल। स्नेहल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ स्वर्णा जी बहाने और नाटक से निधि को हवेली में रोक ली थी। अर्धांश देर रात घर आया और घर आते ही सो चुका था। उसे सिर्फ संतोष जी से पता चला था कि निधि हवेली से नहीं गई थी। अगली सुबह अर्धांश बेड से उठा भी नहीं था कि वो उठते ही स्नेहल को फोन लगाने लगा था। स्नेहल उठाते ही बोली, कल बहुत थकी हुई थी इसलिए नींद में ही आपको क्या बोल दिया पता नहीं। अर्धांश आंखें बंद किए हुए मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, बस आप ठीक से रहे और कुछ नहीं चाहिए। स्नेहल ने कहा, आपको आवाज नींद वाली आ रही है, आप सोए हुए हैं। अर्धांश ने कहा, माँ ने आपके लिए सौतन लाई है, वो हमारी बचपन में फ्रेंड हैं, जो हमसे शादी करने आई है। स्नेहल के इतना सुनते ही भावे चढ़ चुके थे। अर्धांश को कोई आवाज न आने पर बोल, स्नेह आर यू? स्नेहल बीच में बोली, सुन लिया मैंने, दोबारा बोलकर मुझे जलाओ नहीं। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम आपके साथ धोखा नहीं देंगे। स्नेहल ने कहा, देकर दिखाओ धोखा, आपका मुंह नोच के पीट पीट के कचुम्बर नहीं बनाया ना तो मेरा भी स्नेहल सा। अर्धांश बीच में टोकते हुए बोला, रघुवंशी नहीं, बस स्नेहल हम डर गए, अब मत डराए हमें नहीं तो हम अगले महीने आपके पास नहीं आ पाएंगे। स्नेहल गुस्से में बोली, आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुझे स्वर्णा आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपके परिवार में किसी को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर उन्हें नहीं। मुझे ना ही उनकी नीयत पर भरोसा है और न ही आपके प्रति स्वभाव पर विश्वास है। कैसी माँ है वो जो अपने ही बच्चों के सपने और प्यार को दूर करना चाहती है? क्या उन्हें पता नहीं है आप मुझसे प्यार करते हैं? पता था तभी तो महीनों पहले वहां से जाने कह दिया था। वो सिर्फ न जाने का नाटक कर रही है आपके सामने, जो करना है करने दे उन्हें, हम भी देखते हैं मेरा क्या बिगाड़ती हैं वो। और आप भी कान खोल के सुन लो, जो भी हो आपकी दोस्त, वो सिर्फ दोस्त बनकर रहे, उससे ज्यादा बनने की कोशिश की तो मैं किसी की दोस्त बनने लायक नहीं छोड़ूंगी। अर्धांश उठकर बैठते हुए बोला, इसलिए आप उस दिन हमसे छुपकर माँ से बात कर रही थी और उनकी दी हुई धमकियों पर हंस रही थी। स्नेहल आंखें बड़ी करके सोचते हुए बोली, क्या अर्धांश ने उस दिन की बातें सुन ली थी? स्नेहल एकदम संत हो गई थी। अर्धांश ने कहा, लगता है आपका मुंह खुलवाने के लिए हमें वहां आना पड़ेगा। स्नेहल धीरे से बोली, ये बातें मैं बताना नहीं चाहती थी, आपको बुरा लगता इसलिए, क्योंकि कुछ भी कह ले हैं तो आपकी माँ ही ना। सॉरी, पर आज आपने सौतन की बात की तो मैंने खुद को रोक नहीं पाई बोलने से को वो मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या करूं, कभी कभी आर्या भी उनके वजह से परेशान रहता है। बच्चा है वो, अभी से ही इतना टेंशन देना थोड़ी अच्छा होता है। अर्धांश ने कहा, माँ है मान जाएंगी, आप ध्यान न दे। स्नेहल कुछ कहती कि अर्धांश के रूम का दरवाजा नोक होने लगा था। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखे हुए बोला, थोड़ा रुके कोई आया है। अर्धांश काम के पास फोन लगाए ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई थी। अर्धांश दांत पीसते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? निधि मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अर्धांश, हमने आपके लिए कॉफी बनाई थी। अर्धांश गहरी सांस लेकर फोन पर बोला, आई टॉक टू यू लेटर। स्नेहल दूसरी तरफ से बोली, क्यों बाद में बात करते हैं, मुझे आपसे अभी बात करनी है। मेरी सौतन कॉफी लेकर आई है ना, बोलो उसे मुंह पर मार ले कॉफी को। इतनी सुबह कोई किसी के कमरे में आता है क्या? वो पागल है क्या? मुझे अपने हस्बैंड से अभी बात करनी है, रोमांस करनी है, सब कुछ करना है। अर्धांश अचानक से बोला, क्या? स्नेहल फिर से बोली, क्या नहीं, अभी मुझे किस दो। अर्धांश सामने खड़े निधि को कॉफी लिए खड़े देखा जो उसे देख के मुस्कुरा रही थी। स्नेहल आवाज आता ना सुनकर बोली, अगर फोन कट करने का सोचे तो मैंने ना आपको डाइवोर्स दे देना है।
अर्धांश दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, हमें अपना टेस्ट बदलना पसंद नहीं है, आप खुद पी ले। अर्धांश निधि के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। अर्धांश स्नेहल से बोला, स्नेहल कितने बच्चों वाली हरकतें और बातें करती हैं आप? आप अभी ऑफिस में हैं और आपको किस चाहिए और रोमांस करना है? स्नेहल हंसते हुए बोली, हाँ करना है, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। अर्धांश ने कहा, नो नो, हम आपको ऐसे कैसे छोड़ दे। दोनों ऐसे ही बातें करने लगी थे। दोनों को बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला था। अर्धांश अपने वक्त से भी बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था। वो जब नीचे आया आयुषी ऑफिस के लिए निकल गई थी। हवेली में 3 कोई ही थी। अर्धांश निधि को देखकर इग्नोर करते हुए बोला, दादी सा हमारे लिए कॉफ़ी और नाश्ता। दादी सा अर्धांश से पूछी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप घर कब वापस आए? आप हमारे पास बैठे, हम आपके लिए नाश्ता मांगते हैं। अर्धांश निधि को देख के बोला, निधि आप यहाँ कहाँ रहती हैं? निधि खुश होके बोली, हम होटल में थे, पर मम्मी जी हमें यहाँ ले आई, कल से तो आपके ही घर में हैं। अर्धांश ने स्माइल करके कहा, तो आप अपने घर पर क्यों नहीं रुक रही है? आपका घर भी काफ़ी बड़ा है। स्वर्णा जी गुस्से में चीखते हुए बोली, अर्धांश क्या बदतमीजी हैं, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, माँ हमें कुछ नहीं कहा है, अभी आपको बदतमीजी कैसे लग रही हैं? हाँ तो बताएं निधि। निधि प्यार से और धीरे से बोली, मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में हैं और घर पर अकेले रहने में हमें डर लगता है। अर्धांश हंसते हुए बोला, बस इतनी सी प्रॉब्लम थी आपको, आप हमें पहले कह दी होती, दोस्त हैं हम आपके, इतना तो कर ही सकते हैं। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हमारे यहाँ से 10 सर्वेंट आपके साथ जाएंगे और हमारे हवेली के रॉयल ड्राइवर आपको आपके घर छोड़ने जाएंगे। स्वर्णा जी कुछ कहती उससे पहले अर्धांश उन्हें देखते हुए कहा, अगर आप मुझसे शादी करने आई है तो आपकी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें जब शादी करनी होगी और जिससे भी करनी होगी हम कर लेंगे। निधि उठकर चली गई थी। स्वर्णा जी आंखें फाड़े अर्धांश को देख रही थी क्योंकि ऐसा उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। कॉफ़ी आया, अर्धांश आराम से बैठकर पीने लगा जैसे उसने जो भी बोला उसने कुछ बोला ही न हो। स्वर्णा जी गुस्से में उठकर चली गई थी। कुछ ही देर में स्वर्णा जी का फ़ोन बजने लगा था। स्वर्णा जी फ़ोन उठाकर बोली, हेलो आप कौन? दूसरी तरफ से स्नेहल की आवाज़ आई। 145 स्नेहा की धमकी। चैप्टर 145 स्नेहल की धमकी। स्वर्णा जी फ़ोन उठा के बोली, हेलो आप कौन? दूसरी तरफ से स्नेहल की आवाज़ आई, सासू माँ आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है, कोई बात नहीं अब कर लीजिएगा, बड़ी बहू के नाम पर। स्वर्णा जी गुस्से में बोली, हम लोगों ने जीता प्यार दिया है, उतना ही तुम हमारे सर पर चढ़े जा रही हो। स्नेहल ने कहा, सुना है आपने मेरी सौतन लाई है, क्यों आप मुझे मजबूर कर रही हैं वहाँ आकर मैं आपके सीने पर टिंडो करूं? वहाँ आने के बाद मुझे आपकी घर की बहू बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जितनी जल्दी तो आपकी लाई हुई न्यू शतरंज के नमूने को घर से बाहर करे, नहीं तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। स्नेहल हंसते हुए बोली, आपका छोटा और प्यारा बेटा मुझे सिर्फ इतना बताना है कि उस दिन जो मैं हवेली से अचानक निकली थी, वो आपके धमकी देने पर निकली थी, बस आपका बेटा इतना सुनते ही आपके ऊपर नफरत का बाण छोड़ेगा। स्वर्णा जी गुस्से में फ़ोन कट करके बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि हम धमकी देगी। दूसरी तरफ स्नेहल अपनी चेयर पर पीछे होते हुए बोली, कोई भी चैन से जीने ही नहीं देना चाहता। ऐसे ही दिन बीतने लगा था। निधि अपने घर न जाकर ऑस्ट्रेलिया वापस लौट गई थी। स्वर्णा जी बहुत रोकने की कोशिश की, पर नहीं रुकी थी। श्लोक भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। वो स्नेहल के पास जाने के लिए एक्साइटेड था, 1 महीने से वो कुछ न कुछ पैक ही कर रहा था। राजीव जी की भी रिटायरमेंट हो चुकी थी, वो वही सूट पहने थे जो स्नेहल ने उनके लिए भेजी थी, बहुत खुश थे। प्रेयसी से जो स्नेहल के लिए पता नहीं कितना कुछ खरीद कर श्लोक के साथ भेजवाने के लिए पैक कर रही थी। स्नेहल को जो प्रमोशन मिलने वाला था वो मिल चुका था। स्नेहल की गाड़ी से लेकर फ्लैट भी चेंज हो गया था। अब उसकी खुद की नेम प्लेट वाली कैबिन थी।
इसी बीच स्नेहल को किसी मीटिंग के लिए लंदन भेजा गया था। वो फ्लाइट में सोई हुई थी। न ही उसने आर्या को बता था कि वो आने वाली है और न ही अर्धांश को बताने को कहा गया था, क्योंकि लैंड करते ही उसकी एक मीटिंग थी। फ्लाइट लैंड होने के बाद कैबिन क्रू ने स्नेहल को उठाया और उसकी जैकेट दी। स्नेहल एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में हुलिया चेंज किया और बाहर निकल गई थी। बाहर अर्धांश का ड्राइवर पहले ही खड़ा था। वो स्नेहल का सामान रखा और स्नेहल को लेकर निकल गया था। स्नेहल अपनी मीटिंग से 2 घंटे बाद फ्री हो गई थी। वो शाम तक घर पहुंची। वो लिविंग रूम में पैर रखी थी कि कहीं उसे शॉक्स फेंके दिखे तो कहीं जूते। स्नेहल ने अपनी नजरें घुमाई तो देखा आर्या सोफे पर औंधे मुंह करके सोया हुआ था। स्नेहल अपना बैग दूसरे सोफे पर रख के आर्या के सिरहाने बैठ के सर सहलाने लगी थी। आर्या नींद में ही स्माइल करके स्नेहल का हाथ पकड़ के अपने गाल के नीचे रखा लिया था। मेड कुछ देर बाद घर का सामान लेकर आई। वो स्नेहल को देखकर और घर को देख के बोली, सॉरी मैडम, हम अभी क्लीन कर देते हैं। स्नेहल धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से कर लेना, आप मेरे लिए कॉफ़ी और कुछ खाने को ले आए। मेड हमें सर हिला के वहाँ से चली गई थी। जब तक मेड वापस कॉफ़ी लेकर आई तब तक स्नेहल आर्या का सर दूसरे हाथ से सहलाती रही। आर्या बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। स्नेहल मेड के हाथों से कॉफ़ी लेते हुए बोली, थैंक यू। स्नेहल कॉफ़ी पी लेने के बाद प्यार से बोली, आरू उठा। जब आर्या नहीं उठा तो स्नेहल धीरे से उसके गालों पर थप्पड़ मारा। आर्या हड़बड़ा कर गाल पर हाथ रख के उठ के बैठते हुए बोला, कौन है कौन है? स्नेहल हंसते हुए बोली, मैं हूँ। आर्या स्नेहल को देख के आंखें बड़ी करके बोला, भाभी आप कब आए? स्नेहल अपने घड़ी में देखते हुए बोली, 4 घंटे हो गए। आर्या साइड से गले लगा के कंधे पर सर रखते हुए बोला, झूठ मत बोलो, आप 2 घंटे पहले तो हम आए थे घर पर, आप तो नहीं थे। वैसे आई मिस यू, सरप्राइज हमें बहुत अच्छा लगा। स्नेहल गाल थपथपाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब था लंदन आए हुए मुझे 4 घंटे हो गए हैं। मेरी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ तो मीटिंग करके हम आए हैं। आर्या आंखें बंद किए हुए बोला, ओह। स्नेहल गाल नोचते हुए बोली, उठो फ्रेश होकर आओ, साथ में खाते हैं। अर्धांश में सर हिला के बोला, भाभी माँ, हमें बहुत नींद आ रही है, बहुत थक जाए हैं हम, आपको अपने देवर को थोड़ा प्यार से उठना चाहिए था ना। स्नेहल कंधा उठाकर उठते हुए बोली, आले मेरा बच्चा, सॉरी, जाओ फ्रेश होकर आओ जल्दी, मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। आर्या मुंह बना के अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर में आया तो स्नेहल डाइनिंग टेबल पर बैठी तो चम्मचों से खेल रही थी। आर्या उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या बनवाया है आपने? स्नेहल उसे पानी देते हुए बोली, मैंने सिर्फ बनाने को कहा था, डिमांड नहीं किया था। आर्या मुंह बना के बोला, सो बोरिंग। स्नेहल घुरी और खाना परोसने लगी थी। दोनों खाना खाए और बातें करने लगे थे। रात में स्नेहल आर्या को बाहर डिनर पर ले गई थी। आर्या खुश था कि स्नेहल उसके साथ थी, क्योंकि उसे हर दिन अकेले ही खाना पड़ता था। वो बड़े ही चाव से खाना खा रहा था। स्नेहल आर्या घूरते हुए बोली, आर्या कितना खाना है? अर्धांश मुस्कुराकर खाते हुए बोला, आज हम भूख बहुत लगी है और कितने दिन बाद तो हम किसी अपने के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। स्नेहल मुस्कुराए और आर्या से पूछी, और क्या खाना है तुम्हें? आर्या ने कहा, अब हम बस मीठा चाहिए। स्नेहल वेटर को बुलाकर आइसक्रीम ऑर्डर किया। आर्या अचानक से बोला, भाभी मूवी देखने चलते हैं। स्नेहल मुंह लटका के बोली, आर्या कल सुबह ब्रांच ऑफिस जाना है। आर्या हाथ पकड़ के कहा, हम जल्दी आ जाएंगे सच्ची। आर्या इतना प्यार से कहा था कि मना नहीं कर पाई थी। दोनों मूवी देखने चले गए थे। देर रात तक घर आए थे, दोनों सोने चले गए थे। ज्यादा थके होने के बाद दोनों की नींद ही नहीं खुली थी। स्नेहल की नींद अर्धांश के फोन से खुली थी। स्नेहल नींद में बोली, हाथी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश ने कहा, स्टूपिड वोमेन, आपको ऑफिस जाना था, आप अभी तक सोई हुई है। हमें पता था आप आर्या के साथ रहेगी तो आपका लेट होगा ही। स्नेहल इतना सुनते हुए झटके से उठाकर बैठ गई। ओ सीट, हाउ स्टूपिड आई एम। स्नेहल फोन बेड पर छोड़ी और बाथरूम में भागी।
कुछ देर में वो रेडी हो गई थी, तब तक अर्धांश फोन पर ही था। स्नेहल बैग से फोन उठा के बोली, बाद में बात करती हूँ, बाय, लव यू, उम्मा। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, लव यू टू डार्लिंग। नीचे मैड उसके लिए कॉफ़ी, सैंडविच और कार की चाबी लाइट खड़ी थी। स्नेहल मुस्कुराकर उसके हाथों से लेकर बोली, सो स्वीट, थैंक यू। स्नेहल सब लेकर कार में बैठी और खाते हुए कार्य स्टार्ट किया और आगे बढ़ गई थी। वो रोड पर कार चला रही थी, वो एक हाथ से कॉफ़ी पी, दूसरे हाथ से कार चला रही थी। स्नेहल जैसे ही खाली रोड देख के मुड़ने को मुड़ी और एक धाम आवाज आई। 146 एक्सीडेंट। चैप्टर 146 एक्सीडेंट। स्नेहल रोड खाली देख के टर्न की और अचानक से एक लेडी स्नेहल के कार के सामने आ गई थी। स्नेहल की आंखें बड़ी हो है थी, वो तेजी से ब्रेक मारी, तुरंत एक टकराने और चिल्लाने की आवाज आई। स्नेहल का सर स्टीयरिंग से टकरा गया था। स्नेहल की धड़कनें तेज चल रही थी, वो सर पकड़ के सर ऊपर की ओर आंखें खोली, तब वो सांस में लौटी, वो हड़बड़ा कर उठने लगी थी। वो मन में ही मना रही थी सब कुछ ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। स्नेहल बाहर निकली, उसकी सांसें ही जैसे अटकी गई थी। उसके कार के सामने एक लेडी बैठी हुई थी और खुद में ही बड़बड़ाए हुए थी। उनके हाथों में बहुत सारे खरोंच थी। स्नेहल कार को देखी, वो दीवार से टकराई गई थी। स्नेहल लेडी के पास जाके बोली, आंटिया, आप ठीक तो है, आपको कहीं चोट लगी है क्या? वो लेडी सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी। स्नेहल हिंदी सुनकर बोली, आप इंडियन हो? स्नेहल ने देखा उसके सर पर चोट लगी थी, पर वो लेडी इतना सर हिला रही थी कि स्नेहल ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख रही थी। स्नेहल को कुछ ही देर में पता चल गया था इस लेडी की दिमागी हालात ठीक नहीं थी। स्नेहल उस लेडी को उठाने लगी थी, पर वो लेडी झटके से स्नेहल को खींच के लगा के बिलक बिलक के रोने लगी थी। स्नेहल बिल्कुल डर गई थी, लेकिन जब उस लेडी को जोर जोर से रोता देखा तो स्नेहल का दिन भी रोने जैसा हो गया था। वो उसे शांत कराते हुए बोली, प्लीज़ आप रोए नहीं, आपको मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ, वो आपका अच्छे से पट्टी कर देंगे। स्नेहल उसे शांत करके कार में बैठाई, वो लेडी स्नेहल को छोड़ ही नहीं रही थी। स्नेहल उनका हाथ सहला के बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, आपके पास हूँ, देखो वो बगल वाली सीट मेरी है, आप डरो नहीं। स्नेहल अपना हाथ छुड़ाए और ड्राइविंग साइड पर बैठ गई थी। स्नेहल कार स्टार्ट की, वैसे ही वो लेडी दोबारा हाथ पकड़ ली। स्नेहल सैंडविच दिखाते हुए बोली, ये आप खाओगे? वो लेडी हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल सैंडविच दिया तो वो झट से ले ली और खाने लगी थी। स्नेहल देखी बाल मुंह पर आने से वो अच्छे से खा नहीं पा रही थी। स्नेहल अपने हाथों में लगे रबड़ को उतार के बोली, मैं आपके बाल बांध देती हूँ, ये चेहरे पर आकर परेशान कर रहे हैं आपको। वो लेडी अपना सर स्नेहल की तरफ कर दिया था। स्नेहल मुस्कुराकर बालों को बांध दिया था। स्नेहल को अभी हल्का चेहरा दिख रहा था, क्यों वो अपना सर नीचे ही किए हुए थी। वो कार स्टार्ट की ओर आगे बढ़ गई थी। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंची और उस लेडी को एडमिट कराया, सारे पेपर्स साइन की, उसके बाद ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म करने के बाद ईशान को कॉल करने लगी थी। आर्या फोन उठा के बोला, भाभी आप कब तक आओगे? हम भी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाएंगे। स्नेहल कॉरिडोर में टहलते हुए बोली, आर्या छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या रूम दूसरी कार भेज सकते हो? मैं लोकेशन भेजती हूँ। आर्या इतना सुना था कि जो कार वो कॉलेज के लिए ले जा रहा था तुरंत दूसरी तरफ मुड़ के बोला, भाभी आप नाम बताओ। सिर्फ। स्नेहल ने कहा, हाय। आर्या बीच में टोकते हुए बोला, हम आ रहे हैं। आर्या फोन कट कर दिया था। स्नेहल गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, पूरी बात सुनता ही नहीं, नाम तक पूरा बताने नहीं दिया। कुछ देर में आर्या हॉस्पिटल पहुंचा, वो भागते हुए अंदर आया। स्नेहल रिसेप्शन के पास ही सर झुकाए बैठी हुई थी। आर्या रिसेप्शन पर जाके बोला, एक्यूज में। स्नेहल आर्या की आवाज सुनकर अपना सर उठा के बोली, आर्या। आर्या स्नेहल को देख भागते हुए जाकर स्नेहल के सर और पैर को टटोलते हुए बोला, कहाँ चोट लगा है भाई, कैसे हुआ एक्सीडेंट?
आप ठीक तो है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? डॉक्टर आपको अंदर क्यों नहीं ले गया था? स्नेहल शांत कराते हुए बोली, आर्या शांत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो एक लेडी को चोट लगी है। वो अचानक से मेरी कार के आगे आ गई थी। वो बहुत डरी हुई थी। आर्या स्नेहल को कस के गले लगा के बोला, थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ, कितना डर गए थे हम। के स्नेहा, सॉरी गाइस बट ऑफिस के चक्कर में टिम नहीं मिला। स्नेहल रोड खाली देख के टर्न की और अचानक से एक लेडी स्नेहल के कार के सामने आ गई थी। स्नेहल की आंखें बड़ी हो है थी। वो तेजी से ब्रेक मारी। तुरंत एक टकराने और चिल्लाने की आवाज आई। स्नेहल का सर स्टीयरिंग से टकरा गया था। स्नेहल की धड़कनें तेज चल रही थी। वो सर पकड़ के सर ऊपर की ओर आंखें खोली। तब वो सांस में लौटी। वो हड़बड़ा कर उठने लगी थी। वो मन में ही मना रही थी, सब कुछ ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। स्नेहल बाहर निकली, उसकी सांसें ही जैसे अटकी गई थी। उसके कार के सामने एक लेडी बैठी हुई थी और खुद में ही बड़बड़ाए हुए थी। उनके हाथों में बहुत सारे खरोंच थी। स्नेहल कार को देखी, वो दीवार से टकराई गई थी। स्नेहल लेडी के पास जाके बोली, आंटिया आप ठीक तो है? आपको कहीं चोट लगी है क्या? वो लेडी सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी। स्नेहल हिंदी सुनकर बोली, आप इंडियन हो? स्नेहल ने देखा उसके सर पर चोट लगी थी, पर वो लेडी इतना सर हिला रही थी कि स्नेहल ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख रही थी। स्नेहल को कुछ ही देर में पता चल गया था इस लेडी की दिमागी हालात ठीक नहीं थी। स्नेहल उस लेडी को उठाने लगी थी, पर वो लेडी झटके से स्नेहल को खींच के लगा के बिलक बिलक के रोने लगी थी। स्नेहल बिल्कुल डर गई थी, लेकिन जब उस लेडी को जोर जोर से रोता देखा तो स्नेहल का दिन भी रोने जैसा हो गया था। वो उसे शांत कराते हुए बोली, प्लीज आप रोए नहीं, आपको मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ, वो आपका अच्छे से पट्टी कर देंगे। स्नेहल उसे शांत करके कार में बैठाई। वो लेडी स्नेहल को छोड़ ही नहीं रही थी। स्नेहल उनका हाथ सहला के बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, आपके पास हूँ। देखो वो बगल वाली सीट मेरी है, आप डरो नहीं। स्नेहल अपना हाथ छुड़ाए और ड्राइविंग साइड पर बैठ गई थी। स्नेहल कार स्टार्ट की, वैसे ही वो लेडी दोबारा हाथ पकड़ ली। स्नेहल सैंडविच दिखाते हुए बोली, ये आप खाओगे? वो लेडी हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल सैंडविच दिया तो वो झट से ले ली और खाने लगी थी। स्नेहल देखी, बाल मुंह पर आने से वो अच्छे से खा नहीं पा रही थी। स्नेहल अपने हाथों में लगे रबड़ को उतार के बोली, मैं आपके बाल बांध देती हूँ, ये चेहरे पर आकर परेशान कर रहे हैं आपको। वो लेडी अपना सर स्नेहल की तरफ कर दिया था। स्नेहल मुस्कुराकर बालों को बांध दिया था। स्नेहल को अभी हल्का चेहरा दिख रहा था, क्यों वो अपना सर नीचे ही किए हुए थी। वो कार स्टार्ट की ओर आगे बढ़ गई थी। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंची और उस लेडी को एडमिट कराया, सारे पेपर्स साइन की। उसके बाद ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म करने के बाद ईशान को कॉल करने लगी थी। आर्या फोन उठा के बोला, भाभी आप कब तक आओगे? हम भी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाएंगे। स्नेहल कॉरिडोर में टहलते हुए बोली, आर्या छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या रूम दूसरी कार भेज सकते हो? मैं लोकेशन भेजती हूँ। आर्या इतना सुना था कि जो कार वो कॉलेज के लिए ले जा रहा था तुरंत दूसरी तरफ मुड़ के बोला, भाभी आप नाम बताओ। सिर्फ। स्नेहल ने कहा, हाय। आर्या बीच में टोकते हुए बोला, हम आ रहे हैं। आर्या फोन कट कर दिया था। स्नेहल गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, पूरी बात सुनता ही नहीं, नाम तक पूरा बताने नहीं दिया। कुछ देर में आर्या हॉस्पिटल पहुंचा। वो भागते हुए अंदर आया। स्नेहल रिसेप्शन के पास ही सर झुकाए बैठी हुई थी। आर्या रिसेप्शन पर जाके बोला, एक्यूज में। स्नेहल आर्या की आवाज सुनकर अपना सर उठा के बोली, आर्या। आर्या स्नेहल को देख भागते हुए जाकर स्नेहल के सर और पैर को टटोलते हुए बोला, कहाँ चोट लगा है भाई? कैसे हुआ एक्सीडेंट? आप ठीक तो है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? डॉक्टर आपको अंदर क्यों नहीं ले गया था? स्नेहल शांत कराते हुए बोली, आर्या शांत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो एक लेडी को चोट लगी है। वो अचानक से मेरी कार के आगे आ गई थी। वो बहुत डरी हुई थी। आर्या स्नेहल को कस के गले लगा के बोला,
थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ, कितना डर गए थे हम। स्नेहल रोड खाली देख के टर्न की और अचानक से एक लेडी स्नेहल के कार के सामने आ गई थी। स्नेहल की आंखें बड़ी हो है थी, वो तेजी से ब्रेक मारी। तुरंत एक टकराने और चिल्लाने की आवाज आई। स्नेहल का सर स्टीयरिंग से टकरा गया था। स्नेहल की धड़कनें तेज चल रही थी। वो सर पकड़ के सर ऊपर की ओर आंखें खोली, तब वो सांस में लौटी। वो हुड़बड़ा कर उठने लगी थी। वो मन में ही मना रही थी, सब कुछ ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। स्नेहल बाहर निकली, उसकी सांसें ही जैसे अटकी गई थी। उसके कार के सामने एक लेडी बैठी हुई थी और खुद में ही बड़बड़ाए हुए थी। उनके हाथों में बहुत सारे खरोंच थी। स्नेहल कार को देखी, वो दीवार से टकराई गई थी। स्नेहल लेडी के पास जाके बोली, आंटी आप ठीक तो है? आपको कहीं चोट लगी है क्या? वो लेडी सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी। स्नेहल हिंदी सुनकर बोली, आप इंडियन हो? स्नेहल ने देखा उसके सर पर चोट लगी थी, पर वो लेडी इतना सर हिला रही थी कि स्नेहल ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख रही थी। स्नेहल को कुछ ही देर में पता चल गया था इस लेडी की दिमागी हालात ठीक नहीं थी। पर वो लेडी झटके से स्नेहल को खींच के लगा के बिलक बिलक के रोने लगी थी। स्नेहल बिल्कुल डर गई थी, लेकिन जब उस लेडी को जोर जोर से रोता देखा तो स्नेहल का दिन भी रोने जैसा हो गया था। वो उसे शांत कराते हुए बोली, प्लीज आप रोए नहीं, आपको मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ, वो आपका अच्छे से पट्टी कर देंगे। स्नेहल उसे शांत करके कार में बैठाई। वो लेडी स्नेहल को छोड़ ही नहीं रही थी। स्नेहल उनका हाथ सहला के बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, आपके पास हूँ, देखो वो बगल वाली सीट मेरी है, आप डरो नहीं। स्नेहल अपना हाथ छुड़ाए और ड्राइविंग साइड पर बैठ गई थी। स्नेहल कार स्टार्ट की, वैसे ही वो लेडी दोबारा हाथ पकड़ ली। स्नेहल सैंडविच दिखाते हुए बोली, ये आप खाओगे? वो लेडी हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल सैंडविच दिया तो वो झट से ले ली और खाने लगी थी। स्नेहल देखी बाल मुंह पर आने से वो अच्छे से खा नहीं पा रही थी। स्नेहल अपने हाथों में लगे रबड़ को उतार के बोली, मैं आपके बाल बांध देती, हम ये चेहरे पर आकर परेशान कर रहे हैं आपको। वो लेडी अपना सर स्नेहल की तरफ कर दिया था। स्नेहल मुस्कुराकर बालों को बांध दिया था। स्नेहल को अभी हल्का चेहरा दिख रहा था, क्यों वो अपना सर नीचे ही की हुई थी। वो कार स्टार्ट की ओर आगे बढ़ गई थी। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंची और उस लेडी को एडमिट कराया, सारे पेपर्स साइन की। उसके बाद ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म करने के बाद ईशान को कॉल करने लगी थी। आर्या फोन उठा के बोला, भाभी आप कब तक आओगे? हम भी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाएंगे। स्नेहल कॉरिडोर में टहलते हुए बोली, आर्या छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या रूम दूसरी कार भेज सकते हो? मैं लोकेशन भेजती, हम आयूं। इतना सुना था कि जो कार वो कॉलेज के लिए ले जा रहा था, तुरंत दूसरी तरफ मुड़ के बोला, भाभी आप नाम बताऊं? सिर्फ स्नेहल ने कहा, हाय। आर्या बीच में टोकते हुए बोला, हम आ रहे हैं। आर्या फोन कट कर दिया था। स्नेहल गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, पूरी बात सुनता ही नहीं, नाम तक पूरा बताने नहीं दिया। कुछ देर में आर्या हॉस्पिटल पहुंचा। वो भागते हुए अंदर आया। स्नेहल रिसेप्शन के पास ही सर झुकाए बैठी हुई थी। स्नेहल आयों की आवाज सुनकर अपना सर उठा के बोली, आए। आर्या स्नेहल को देख भागते हुए जाकर स्नेहल के सर और पैर को टटोलते हुए बोला, कहाँ चोट लगा है? भाई कैसे हुआ एक्सीडेंट? आप ठीक तो है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? डॉक्टर आपको अंदर क्यों नहीं ले गया था? स्नेहल शांत कराते हुए बोली, आर्या शांत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो एक लेडी को चोट लगी है, वो अचानक से मेरी कार के आगे आ गई थी, वो बहुत डरी हुई थी। आर्या स्नेहल को कस के गले लगा के बोला, थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ, कितना डर गए थे हम। चैप्टर 147 पागल लेडी।
स्नेहल आर्या को समझा रही थी उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ देर पहले जो भी हुआ उसे बता रही थी। आर्या गले लगा के बोला, आप ठीक हो और कुछ नहीं चाहिए, भाई तो कार और भी ले लेंगे, लेकिन बीवी तो एक ही है ना। स्नेहल आंखें दिखा के एक चाटा उसके कंधे पर मारी। आर्या मुस्कुरा के बोला, चलो हम आपको घर ले चले। स्नेहल दूसरी तरफ देखी जहां उस लेडी को ले गया था। आर्या फिर से कहा, भाभी उधार क्या देख रहे हो, चलो। स्नेहल ने न में सर हिला के बोली, नहीं एक बार पता चल जाए वो लेडी कैसी हैं तब चलती। कुछ कहता कि एक आदमी वहां आके स्नेहल से बोला, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट लेडी हियर सेफली, शी हैड रन अवे फ्रॉम द मेंटल असाइलम सिंस लास्ट नाइट, हर मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड। इतना कहकर वो आदमी चला गया था। स्नेहल अभी सोच ही रही थी कि उस लेडी को मुंह और हाथ बांधकर उसे ले जा रहे थे। स्नेहल जब ऐसे देखी तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रहा था। वो लेडी स्नेहल को देखी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो छुटने के लिए झटपटाने लगी थी, जैसे वो स्नेहल के पास आना चाहती हो। वो लेडी बार बार आंखों से इशारा कर रही थी। आर्या उस लेडी को ऐसा करते देखा तो जल्दी से स्नेहल को साइड से कंधे पकड़ के बाहर ले जाने लगा था। स्नेहल बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी थी। आर्या स्नेहल को कार में बैठाया और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गुस्से में बोला, आप उस लेडी की हेल्प की हैं, जो पागल थी, आप उसके हाथ अकेले कार में आई है, वो पागल थी, आपको कुछ कर देती तो आप क्या करती। स्नेहल मुंह बना के बोली, नहीं आर्या वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो मेरी बहुत ही प्यार से मानी है, वो कैसे पागल हो सकती है। आर्या चीखते हुए बोला, भाभी माँ आप क्या कह रही है, देखा न अभी कैसे वो छुटने की कोशिश कर रही थी, आपको कैसे घूर के देख रही थी, जैसे वो आपको मार ही देगी। आप हमें बच्चे कहते हो और आप खुद क्या हो, आप आज जानबूझकर अपनी जान खतरे डाला है। स्नेहल आर्या को देखी फिर दूसरी तरफ देखते हुए बुदा बुदा के बोली, मेरी बात सुननी ही नहीं है तो क्यों बोलकर से विश्वास दिलाऊं। स्नेहल मुंह हेट के बोली, मुझे ऑफिस जाना है। आर्या कार स्टार्ट करते हुए बोला, जी नहीं आप घर जाएंगे। स्नेहल स्टीयरिंग पकड़ के बोली, अरे मेरा जाना जरूरी है, तुम छोड़ोगे या नहीं तो मैं टैक्सी बुक करके जाऊंगी। आर्या हाथ जोड़ के बोला, ठीक है हमारी माँ, अब आप स्टीयरिंग छोड़े। स्नेहल अपना हाथ बांधकर बैठ गई थी। आर्या स्नेहल को ऑफिस छोड़ा, वही कार में बैठ के इंतजार करने लगा था। स्नेहल अपने सारे काम खत्म करके बाहर आई, कार उसी जगह खड़ा देख के बोली, वाह बंदर को वापस जाने को बोला तो यही रुका, टाइम बर्बाद करने में कितना मजा आता है। स्नेहल कार में जाकर बैठ गई थी। आर्या स्नेहल को देखा फिर अपनी सीट आगे करते हुए बोला, घर चले। स्नेहल मुंह हेट के बोली, तो क्या मैं यहाँ लोगों को गिनूं कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। ऐसे ही स्नेहल का 2 दिन का लंदन का टूर भी खत्म हो गया था, वो वापस सैन फ्रांसिस्को चली गई थी। समय अपनी तरफ्तार से चल रही थी, 1.5 महीने चुटकियों में निकल गए थे। स्नेहल घर मैद से तैयारियां करवा रही थी। पहले मार्केट जाकर सारा कुछ स्लाइक के पसंद का लेकर आई थी और घर आकर कुछ चीजें बनवाने के बाद मैद रेसिपी के साथ सामान पकड़ा दी थी। स्नेहल खुद घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। कुछ देर बाद मैद स्नेहल आकर बोली, मैम ऑल वर्क्स आर डन। स्नेहल गहरी सांस लेकर बोली, ऑल राइट देन गो टू योर होम। मेड के जाने के बाद स्नेहल सब कुछ देखने के बाद कमर पर हाथ रख के बोली, मुझे तो ठंडी में भी पसीने आ रहे हैं काम करते करते, चलो सब खत्म हो गया। ओ भगवान जी मैंने तो श्लोक को बताया ही नहीं यहाँ ठंड है, सर्दियों के कपड़े भी लेकर आ रहा है या भी नहीं। स्नेहल सर पर मरते हुए बोली, नहीं आया होगा तो खरीद दूंगी, बेवकूफ़ इतना क्या सोचना, थोड़ा फ्लाइट की टाइमिंग देख लूँ, श्लोक को एयरपोर्ट भी तो लेने जाना होगा। स्नेहल टाइम देखी तो वो लेट हो चुकी थी और अपने कपड़े चेंज करने चली गई थी। जब वो बाथरूम से निकली उसका फ़ोन बजने लगा था। स्नेहल फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दी इट्स मी श्लोक, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। स्नेहल सर पर मरते हुए बोली, सॉरी मैं निकल रही हूँ, तुम एयरपोर्ट एरिया में वेट करो। स्नेहल फ़ोन कट की और कार की चाबी लेकर निकल गई थी।
कुछ देर के ड्राइव के बाद वो एयरपोर्ट पहुंची। स्नेहल कार पार्क करके वेटिंग एरिया में चली गई थी। वहां भीड़ बहुत था, इसलिए स्नेहल फोन निकल कर उसी नो पर कॉल लगाई। एक रिंग में ही फोन उठा लिया था। स्नेहल, कहाँ है तू, दिख नहीं रहा है। स्लाइक खड़े होकर अपनी नजरें घुमाया। उसे एक जगह खड़ी स्नेहल दिखी। वो मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला के बोला, दी। स्नेहल की नज़र भी आवाज के पीछे चली गई थी। स्नेहल श्लोक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो कदम जैसे ही बढ़ाने लगी, दो लोग और शोक के बगल से खड़े हुए और मुस्कुराते हुए स्नेहल को देखने लगे थे। स्नेहल के कदम अचानक से रुक गए थे। इसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा था। यूं धीरे से भुम्भाने हुए बोली, मम्मा। स्नेहल आंसू आंसू पोंछ के भागते हुए जाने लगी थी। जी हाँ, और कोई नहीं, प्रेयसी जी और राजीव से भी शोक के साथ आए थे। 148 कोई आ रहा है। चैप्टर कोई आ रहा हा। मम्मा। स्नेहल इतना बोल के आंसू पोंछ के उन तीनों के पास भागी थी। श्लोक मुस्कुराने लगा था। स्नेहल झटके से प्रेयसी जी को गले लगा लिया था और बिलक बिलक के रोने लगी थी। आस पास के लोग उन्हें देखने लगे थे। प्रेयसी जी के आंखों में भी आंसू आ गए थे। श्लोक और राजीव जी दोनों का चुप होने का वेट करते हैं, लेकिन स्नेहल का रोना देख के आसपास लोग जमा हो रहे थे। श्लोक स्नेहल के कान के पास आकर धीरे से बोला, यार बस भी करो दी, सब हमें ही देख रहे हैं, आपने तो मेरे आते ही मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया। स्नेहल अलग हुई, आपने आंसू पोंछ के आसपास देखी, फिर श्लोक को देख के उसे मरते हुए बोली, जा यहाँ से वापस, मुझे पता नहीं सकता था, मुझे छुपाया क्यों, जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं रखूंगी, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, मैं तेरी अभी टिकट कटवाती हूँ। श्लोक स्नेहल से बचने की कोशिश कर रहा था। प्रेयसी जी और राजीव जी मुस्कुरा रहे थे। स्नेहल और मारते हुए बोली, हाथ हटा, बच क्यों रहा है। श्लोक इधर उधर भागते हुए बोला, दी शर्म करो थोड़ा, मैं विदेश में हूँ अभी, आर्या हम घर भी नहीं पहुँचे हैं और तुम मुझे एयरपोर्ट पर ही पीटने लगी। आसपास के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे थे। राजीव मुस्कुराए और दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़े और स्नेहल का हाथ पकड़कर बोले, बस करें, हो गया लड़ाई करना। स्नेहल तुरंत रुक गई थी। इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कुछ देर के लिए वो सुन पड़ गई थी। वो राजीव जी के चेहरे को देखी, वो अपना हाथ छोड़ा कर पीछे हट गई थी। वहां चारों कोई एकदम से शांत हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस शांत माहौल को कैसे ठीक करे। राजीव जी स्नेहल का चेहरा देख रहे थे। स्नेहल सर नीचे की हुई थी। प्रेयसी जी और श्लोक देख दूसरे का, फिर स्नेहल और राजीव जी का चेहरा देख रही थी। प्रेयसी जी श्लोक को इशारा की। श्लोक ने सर हिला दिया था। प्रेयसी जी गला साफ करे हुए बोली, स्नेह बेटा, मुझे रेस्टरूम लेकर चल, मुझे पता नहीं है यहाँ कहाँ है। स्नेहल अपने साइलेंट मोड से बाहर आकर चौंकते हुए बोली, क्या मम्मा कब से सुसु रोक के रखी हो, कितनी बार कहा है बॉडी को हार्म करता है। श्लोक स्नेहल का मुंह पर हाथ रख के बोला, दीदी क्या क्या बोल रही हो। स्नेहल हाथ हटा के घूरते हुए बोली, सुसु को अब सुसु न बोलूं तो क्या बोलूं, देखो मम्मा 1 घंटे हुए हैं अभी आए हुआ, कैसे इंग्लिश छाड़ रहा है, चलो मम्मा। स्नेहल श्लोक को घूरते हुए प्रेयसी जी को रेस्टरूम की तरफ चली गई थी। कुछ देर में वो लोग वापस आ गए थे। स्नेहल सबसे बोली, घर चले। स्नेहल एक बैग पकड़ी की। श्लोक बोला, दी जो मम्मी पापा को लाया है उनके लिए तो इंतजार कर लो। स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, क्या, कौन लाया है, कोई और भी आया है क्या तुम लोगों के साथ। श्लोक में सर हिला के बोला, हमारे साथ तो नहीं पर दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। स्नेहल सबको देखी, सब मुस्कुरा रहे थे। स्नेहल चिड़चिड़ी होके बोली, मम्मा मैं क्या गई, आपने दूसरे कोई को अडॉप्ट कर लिया। प्रेयसी आंखें दिखा के स्नेहल के सर पर मार के बोली, दिमाग काम के अलावा फालतू की चीजें सोचने में लगती हैं क्या। स्नेहल मुंह बना के बोली, तो बताओ कौन है। श्लोक गहरी सांस लेकर बोल, दी कितना बोलती हो, मुंह दर्द नहीं होता, आपके ऑफिस वाले तो आपकी बक बक सुनकर आपसे परेशान रहते होंगे। स्नेहल पैर पटकते हुए बोली, मम्मा।
श्लोक हंसते हुए बोला, मम्मा मम्मा मत बोलो, उधार देखो वो आ गए। स्नेहल अपना सर घुमा के एग्जिट गेट के साइड देखने लगी थी। सामने से अर्धांश अपना छोटा सा बैग लिए और फोन पर बात करते हुए बाहर आ रहा था। स्नेहल आंखें फाड़े प्रेयसी जी से पूछी, ये लाए हैं आप लोगों? प्रेयसी जी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी थी। अर्धांश की नज़र स्नेहल पर पड़ी, वो उसे देखकर हाथ हिला के मुस्कुरा दिया, फिर दोबारा से फोन पर बात करने लगा था। अर्धांश उनके पास आते आते फोन कट कर दिया था। वो बैग साइड किया और प्रेयसी जी के पाँव छूने के लिए झुका कि प्रेयसी से पीछे हट के बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमसे बड़े लोग हैं। अर्धांश स्नेहल की तरफ देख के बोला, पर माँ स्नेहल ने तो कहा था, आप हमारी माँ है, जैसे आप उन्हें प्यार करती है, आप हमें भी करेगी। पर प्रेयसी जी ना में सर हिला के बोली, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, जब से आपने हमें माँ कहना शुरू किया था तभी से आप हमारे बेटे बन गए हैं और माँ के आशीर्वाद के लिए झुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। स्नेहल आंखें छोटी करके अर्धांश को घूर रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं कार में वेट करती हूँ। स्नेहल वहां से बुदबुदाते हुए जाने लगी थी, वाह बताया भी नहीं मुझे आ रही है, और मैं बेवकूफ़ सोच रही हूँ फ़ोन की नहीं लग रहा है, मीटिंग होगा इसलिए मुझे नहीं बात ही नहीं करना। स्नेहल मुंह फूला के कर में बैठ गई थी। अर्धांश को देख के बोला, गुस्सा है हमसे, पर कोई बात नहीं हम मना लेंगे उन्हें। सवर्ण जी ने कहा, चलते हैं बेटा नहीं तो पता क्या करे वो। अर्धांश राजीव को देख के मुस्कुरा दिया था। सब कोई वार के पास पहुंचे, अर्धांश स्नेहल के बगल में बैठ गया था और वो तीनों पीछे वाले से सीट पर बैठ गए थे। स्नेहल अर्धांश को देख के मुँह थी और कार स्टॉट के कर आगे बढ़ चुकी थी। 149 स्नेहल का चिल्लाना। चैप्टर 149 स्नेहल का चिल्लाना। स्नेहल कुछ देर के ड्राइव के बाद घर पहुंची थी। पूरी रास्ते सब कोई शांत थे। अर्धांश स्नेहल को देख रहा था और पीछे बैठे तीनों उन दोनों को देख रहे थे। बस तीनों एक दूसरे को इशारा ही कर रहे थे। सब कोई चुपचाप घर पहुंच गए थे। सब कोई घर के अंदर घुसे। स्नेहल की रखते हुए बोली, अब सब फ्रेश हो जाए। स्नेहल मुस्कुराकर प्रेयसी जी से बोली, मम्मा वो आप लोगों का तुम है। श्लोक खुशी से उछलते हुए बोला, वाओ दी ये फ्लैट कितना अच्छा है, ये सच में कंपनी की तरफ से मिली है तुझे, दी कहीं तू। स्नेहल श्लोक का बाल खींचते हुए बोली, आगे कुछ बकवास बोला तो सर फोड़ दूंगी। प्रेयसी जी दोनों को रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम दोनों, जगह तो देखो, तुम दोनों जहां देखते हो लड़ना शुरू कर देते हो। श्लोक चिल्लाते हुए बोला, जीजू प्लीज मुझे अपनी बीवी से बचाओ, नहीं तो ये मार डालेगी मुझे। स्नेहल एकदम से रुक गई थी। वो खुद में सोचते हुए बोली, क्या कहा जीजू? ओह मैं तो भूल ही गई थी, मैं अब बैचलर नहीं रही। स्नेहल ठीक प्रेयसी जी के बगल वाला कमरा दिखाते हुए बोली, वो तेरा कमरा है, भाग जा जल्दी। स्नेहल सबको देखी, क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे। स्नेहल सबको देखते हुए बोली, अब सब मुझे क्यों देख रहे हो? कमरे बता दिए हैं मैंने, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सब जाने लगे थे कि अर्धांश ने कहा, हमारा कमरा तो आपने बताया नहीं। सब कोई अर्धांश और स्नेहल को देखने लगे थे। स्नेहल इरिटेट होके बोली, मेरे सर पर दिख रही हैं। स्नेहल पैर पटकते हुए सीढ़ियों से जाने लगी थी। अर्धांश स्नेहल को देखा, फिर प्रेयसी जी का हाथ पकड़ के बोला, माँ आप फ्रेश हो, हम देखते हैं उन्हें। अर्धांश भागते हुए ऊपर चला गया था। स्नेहल अलमारी से कुछ निकल रही थी। अर्धांश पीछे से जाकर स्नेहल को हग कर लिया था। स्नेहल छटपटा के अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अर्धांश स्नेहल को आगे घुमा के उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हिले बिल्कुल भाई, हम आपको अच्छे गले लगाने दे, गुस्सा क्यों है आप, अच्छा नहीं लगा आपको सरप्राइज? स्नेहल अपनी पूरी ताकत लगाकर दूर धक्का देकर बोली, सरप्राइज? आपको पता है आप 2 दिन से फोन नहीं उठा रहे थे तो कितना परेशान थी, और एक बार भी मुझे बताया भी नहीं, मम्मा और राजीव जी आने वाले हैं। अर्धांश स्नेहल के पास आते हुए बोला, डार्लिंग एक बार सुन ले, हम बस आपको खुश करना चाहते थे।
स्नेहल कूद के बेड पर चढ़ते हुए बोली, पास मत आना, खुश हो गई मैं, जाओ अब लिविंग रूम में रहो। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के बोला, स्नेहल समझे ना आप खुश नहीं है, आपने पेरेंट्स आपके पास आए हैं। स्नेहल कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती थी। अर्धांश गहरी सांस लेके सोचा, ये सनकी सुनेगी ही नहीं, पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। अर्धांश ने कुछ देर संत रहने के बाद बोला, स्नेहल बस करे, कल आपका बर्थडे है, इसलिए हम सब के साथ सरप्राइज देना चाहते थे। स्नेहल इतना सुनकर चीखते हुए बोली, कौन सा बर्थडे अर्धांश, मैं बर्थडे नहीं मानती। कैसा बर्थडे अर्धांश, जिसके जन्म पर बाप कभी खुशी नहीं हुआ, मुझे खुद पर शक है, मैं खुद खुश होती भी हूँ अपने बर्थडे। अगर आप इसलिए आए हो न अर्धांश तो अभी चले जाओ आप, कभी और आ जाना आप। अर्धांश अपने शूज उतारकर बेड पर चढ़ते हुए उसे गले लगा के बोला, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, हमसे अब नहीं बोलेंगे, संत हो जाए आप। अर्धांश स्नेहल से बोला, स्नेहल महीने बाद मिले हैं आपसे, कम से कम हमसे अच्छे से गले तो लगा लीजिए, थोड़ी दिल को तसल्ली हो कि है हमारी बीवी गले लगा रही हैं। स्नेहल मुंह फूला के गले लगाते हुए बोली, लेकिन मैं नाराज हूँ। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल का चेहरा ऊपर करके होठों पे किस करके बोला, ओके मना लेंगे, आपका पूरा हक है नाराज होने का। स्नेहल दूर धक्का देते हुए बोली, अभी किस विस नहीं, बाथरूम जाओ पहले, नहीं तो फिर खाना भी नहीं दूंगी। अर्धांश दोबारा हाथ पकड़ के खींच के सर चूम के बोला, ओके। अर्धांश मुस्कुराकर बाथरूम जाने लगा कि बीच में पीछे मुड़ के बोला, वैसे आपने सावर ले लिया है क्या? स्नेहल कंफ्यूज होके बोली, क्या? अर्धांश आंखें मरते हुए बोला, नहीं लिया हो तो हम साथ में सावर ले सकते हैं। स्नेहल आंखें बड़ी करके बेड से पिलो उठाकर उसके ऊपर फेंक दी थी। अर्धांश हंसते हुए जल्दी से बाथरूम में घुस गया था। स्नेहल बाहर ब्लश करने लगी थी, वो मुस्करा रही। स्नेहल अलमारी से अर्धांश के कपड़े निकालकर बेड पर रख दी थी और वो नीचे चली गई थी। नीचे लिविंग रूम में राजीव जी सर झुकाए बैठे हुए थे। स्नेहल उन्हें देखी, वो एक बार सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना भी चाही, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए थे। वो किचन में चली गई थी। कुछ देर में प्रेयसी जी बाहर आई तो राजीव जी को फ्रेश होने का बोल के स्नेहल के पास जाके स्नेहल का हाथ पकड़ के गले लगा के बोली, कैसे है मेरी बच्ची, तुझे तो ऐसा कर दिया जैसे मैं तेरी माँ ही नहीं थी। कोई अपनी माँ से ऐसे अलग होता है क्या? और तू अर्धांश जी से गुस्सा क्यों है? हमारा आना तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? स्नेहल अलग होके नामे सर हिला के बोली, मम्मा मैं खुश हूँ आप आए, इनफैक्ट मैं चाहती थी आप आओ, और अर्धांश से गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैं उनके लिए परेशान थी और उन्होंने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझ। अर्धांश मुस्कुराकर दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। अर्धांश प्यार से कहा, माँ हमें भी आपके प्यार की जरूरत है। प्रेयसी जी अपने हाथ फैला दी थी। अर्धांश मुस्कुराकर न हिला के बोला, आप आए हमारे साथ। अर्धांश बाहर ले जाकर सोफे पे बैठा के खुद जमीन पर बैठ गया था। प्रेयसी चौंक के खड़ी हो गई थी। चैप्टर 150 मना ल यूज। अर्धांश बाहर ले जाकर सोफे पे बैठा के खुद जमीन पर बैठ गया था। प्रेयसी चौंक के खड़ी हो गई थी। वो खड़े होकर बोली, आप ये क्या कर रहे, ऊपर बैठे आप। अर्धांश हाथ पकड़ के बैठाते हुए बोला, माँ आप बैठे ना। अर्धांश उनकी गोद में सर रख लिया था। स्नेहल किचन से झांकते हुए देख रही थी। जब अर्धांश को ऐसा करते हुए बोला हो उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो वापस किचन में जाकर चाय और कॉफी बनाने लगी थी। कुछ देर में वो बाहर आई, हाथों में ट्रे थी। प्रेयसी मुस्कुराकर अर्धांश के बालों को संवार रही थी। प्रेयसी जी स्नेहल को आता देख के बोली, मुझे बुला लिया होता बेटा, मैं मदद कर देती। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, अभी तो आई हो, कितना काम करना है, जिंदगी भर तो काम करते करते अपने बाल सफ़ेद कर ही लिया है आपने, अब आप आराम करो। अर्धांश हामी भरते हुए बोला, स्नेहल सही कह रही हैं माँ, आप आराम करें, अब स्नेहल हैं अब संभालने के लिए, और आपके पास अब दो बेटे हैं। स्नेहल कप अर्धांश को देते हुए बोली, आपकी कॉफ़ी। स्नेहल प्रेयसी जी को चाय दी और राजीव जी की चाय राजीव जी के सामने टेबल पर रख के बोली, श्लोक कहाँ रह गया? प्रेयसी जी कमरे की तरफ देख के बोली,
वो जब से अंदर गया है बाहर ही नहीं निकला है। स्नेहल खड़े होके बोली, मैं देखती हूँ। स्नेहल रूम के अंदर चली गई थी। अर्धांश उठकर सोफे पर बैठ के बोला, अंकल जी। राजीव जी अर्धांश को देखने लगे थे। अर्धांश स्माइल करके बोला, अंकल कह सकते हैं ना हम, या आपने जैसे अपनी बेटी को पापा कहने का हक ना दिया है आपने, वासी हमें भी आपने अंकल कहने का हक दोगे ना आप। हम आज ही पता चला आप अपनी बेटी को कितनी हद तक तड़पाया हैं। राजीव जी सर नीचे किए हुए बैठे हुए थे, क्योंकि आज स्नेहल की हुई बात खुद अपने कानों से सुने थे। स्नेहल इतना चिल्लाकर कहा ही था कि लिविंग रूम में खड़े राजीव जी ने भी बातें सुने थे, इसलिए वो उदास होकर उस वक्त बैठे हुए थे। प्रेयसी राजीव जी का चेहरा देख के बोली, बेटा जी ऐसी बात नहीं, वो बदल गए हैं। अर्धांश गहरी सांस लेकर राजीव जी का हाथ पकड़ के बोला, आप कब तक गिल्टी में ऐसे सर झुका कर रहेंगे? याद है आप हमें फोन पर क्या बोले थे? आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, स्नेहल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जो स्नेहल ने कभी सोचना नहीं था वो आप दें दे, उसे मना ले। हम उन्हें एक चीज़ के लिए तड़पते हुए नहीं देखते हैं। राजीव जी अर्धांश को देख के हाँ में सर हिला दिया थे। तभी स्नेहल श्लोक को खींचते हुए बाहर लाते हुए बोली, यार तू भारी है, अपनी सारी भार मेरे ऊपर डाल के मरना चाहता है। उठ जा, खाना खा के सो जा। श्लोक बुबुदाते हुए बोला, दी कितनी अच्छी नींद आ रही थी, नहीं उठाना चाहिए था आपको। वो दोनों बाहर सब उन दोनों को देख के शांत हो गए थे। अर्धांश अपना हाथ तुरंत हटाकर कॉफी का कप उठा लिया था। स्नेहल श्लोक हिलाते हुए बोली, उठ जा, चाय पी ले। श्लोक आंखें खोल के सबको देखा। अर्धांश को देख के सीधा खड़ा हो गया था। वो खाली जगह छोड़कर अर्धांश और राजीव जी के बगल में जाकर एडजस्ट करते हुए बैठते हुए बोला, पापा आप उधर चलो। प्रेयसी जी घूरते हुए बोली, वो जगह तुझे दिखी नहीं या नींद में चल रहा है तू? श्लोक मुंह बनाकर बोला, मम्मा चाय पियो ना तुम। श्लोक मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए अर्धांश से बोला, हम पहले मिले नहीं थे, मेरा नाम श्लोक है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे खुशी है दी मेरी पसंद से शादी की, आप मुझे श्लोक बुला सकते हो। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, ओके श्लोक, हम भी आपके बारे में बहुत कुछ सुने हैं आपकी बहन से, अब मिले हैं तो और अच्छे से जान लेंगे आपको। स्नेहल अभी भी खड़ी थी। श्लोक स्नेहल को देख के बोला, दी तू खड़ी क्यों है, बैठ जा, कोई परेशान नहीं करेगा। स्नेहल कमर पर हाथ रख के बोली, तू यही बात करने के लिए बीच में घुस के बैठा है? श्लोक हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल मुंह टेढ़ा करके अपना कॉफी पीने लगी थी। सबकी चाय खत्म होने हो गई थी, स्नेहल बस धीरे धीरे मजे लेकर पी रही थी। राजीव जी स्नेहल को देखे, वो बार बार अपना हाथ खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। राजीव जी हिम्मत जुटा के बोले, स्नेहल मुझे कुछ कहना है। स्नेहल अपनी कॉफी उठाकर किचन में जाते हुए बोली, और मुझे आपसे कुछ भी सुनना ही नहीं है। राजीव जी खड़े होके बोले, स्नेहल बेटा आज तुम्हें सुनना होगा। स्नेहल अचानक रुकी और पीछे पलट के बोली, बेटा? कौन बेटा? हमारी बात उसी रात खत्म हो चुकी थी राजीव जी, हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया है। स्नेहल झूठी हंसी हंसते हुए बोली, रिश्ता? नो, गलत कह दिया मैंने, रिश्ता तो सिर्फ मेरी तरफ से था, आपने तो कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं। राजीव जी कुछ कहते कि स्नेहल दोबारा बोली, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। स्नेहल सबको देखते हुए बोली, मैं खाना लगा रही हूँ, सब आकर खा ले। स्नेहल किचन में चली गई थी। अर्धांश राजीव जी के कंधे पर हाथ रख के पलके झपकाया और स्नेहल के पीछे चला गया था। अर्धांश किचन में पहुंच के बोला, आप हमें कितना भगाती है अपने पीछे। स्नेहल कप मुंह के पास ले जाते हुए बोला, अब आप नहीं भागोगे तो किसी और को बोलूं मेरे पीछे भागने के लिए। स्नेहल मुंह बना के बोली, छी मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई बातों बातों में। अर्धांश स्नेहल के सामने आकर कप उसके हाथों से लेकर स्लैब पर रख स्नेहल को हग करके बोला, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम पूरी जिंदगी आपके पीछे भागेंगे। स्नेहल कस के गले लगा के सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं सुननी उनकी बात, फिर से वो कड़वी बातें बोलेंगे। अर्धांश स्नेहल का सर सहलाते हुए बोला,
सब ठीक हो जाएगा, एक बार मौका तो देकर देखिए आप। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, नहीं देना मुझे मौका। अर्धांश ने कहा, ठीक है मत दे पर चुप हो जाए। स्नेहल थोड़े देर वैसे ही गले लगाए हुए थी, फिर अलग होके अपनी आंखें साफ करके बोली, आप चले मैं खाना लगा देती हूँ। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल का चेहरा हथेली में भरते हुए बोला, हम मदद कर दे। स्नेहल हंसते हुए हाँ में सर हिला दी थी। दोनों मिलके खाना टेबल पर लगाए। सब कोई शांति से खाना खा रहे थे। राजीव जी अब कहाँ हार मानने वाले थे। खाने के बाद श्लोक और राजीव जी सोने का बोल के कमरे में चले गए थे। अर्धांश किसी काम से बाहर चला गया था। घर में सिर्फ माँ बेटी थे जो सदियों की बातें पूरी कर रहे थे। अब स्नेहल का जन्मदिन और हंगामा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। Chapter 151 Planning and Potting। Chapter 151 Planning and Potting। स्नेहल थोड़े देर वैसे ही गले लगाए हुए थी, फिर अलग होके अपनी आंखें साफ करके बोली, आप चले मैं खाना लगा देती हूँ। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल का चेहरा हथेली में भरते हुए बोला, हम मदद कर दे। स्नेहल हंसते हुए हाँ में सर हिला दी थी। दोनों मिलके खाना टेबल पर लगाए। सब कोई शांति से खाना खा रहे थे। राजीव जी अब कहाँ हार मानने वाले थे। खाने के बाद श्लोक और राजीव जी सोने का बोल के कमरे में चले गए थे। अर्धांश किसी काम से बाहर चला गया था। घर में सिर्फ माँ बेटी थे जो सदियों की बातें पूरी कर रहे थे। अब स्नेहल का जन्मदिन और हंगामा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। रात हो चुकी थी, सब खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए थे। स्नेहल सो गई थी, शायद उसे दिन भर के काम के थकावट के वजह से नींद आ गई थी। अर्धांश बगल में बैठे अपना काम कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ राजीव जी सलोख के कमरे में इधर से उधर टहलते हुए सोच रहे थे। सलोख परेशान होके बोला, यार पापा आप एक तो टहलना बंद करो, पिछले 6 घंटे से आप प्लान बना रहे हो जो एक भी बानी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी ने कहा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है दिन कब होती रात कब होती है, कब से दूसरे दिन का डेट स्टार्ट हो जाता है। प्लान बनाना इतना आसान है क्या? तू तो मेरा बेटा है, आपने आपको बहुत चालाक मानते हो तो तुम ही क्यों नहीं प्लान बना देते। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, हो सकता है वो इस आपके कुछ करने पर अपना गुस्सा निकले, भड़ास निकलते, रोए चिले, लेकिन अगली बार तो वो अपन बर्थडे खुशी खुशी मनाएगी। 25 साल से जन्मदिन नहीं मनाया है, इस साल भी रोएगी, लेकिन इस साल उसके लिए कुछ अलग होगा। इस बार वो रोएगी तो उसके पापा होंगे शांत करने के लिए, गले लगाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। सलोख हाँ में सर हिला के बोला, माँ के पास सब चीज़ों का सलूशन होता है, देखा ना सारी प्रॉब्लम एक बार में ही गायब कर दी। मैं जीजू को बुलाता हूँ, सब कोई साथ में चलेंगे केक लेकर। उद्धरण चिन्ह। सलोख जाने लगा था कि प्रेयसी जी अंदर आकर उसका हाथ पकड़ के बोली, रुक, कहाँ जा रहा है? जाकर तू दरवाजा खटखटाएगा तो तुझे क्या लगता है स्नेहल नहीं उठेगी क्या? और मेरे लड्डू अब सुधर जा, अब दी की शादी हो गई है, ऐसे ही नहीं पहले की तरह बिना नॉक किए नहीं घुस सकते हो। उद्धरण चिन्ह। सलोख मुंह बनाकर शांति से बैठे गया था। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर प्रेयसी जी के हौसला देने पर राजीव जी को हिम्मत आई। वो किचन में गए, लेकिन अंधेरे के कारण स्लैब पर रखे कुछ बर्तन से उनका हाथ टकराया। जो भी बर्तन थे सारे गिर गए। जोर की आवाज पूरे घर में गूंज गई थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल भी सोई थी, आवाज सुनकर झटके से उठ के हड़बड़ी में उठते हुए बोली, चोर 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 आ गया। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाथ पकड़ के बोला, स्टॉप, कोई नहीं आया, आप रास्ट करो, हम देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल फिर से लेटते हुए बोली, ठीक है, चाकू ले जाना, ड्रॉवर में है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आंखें बंद करके अपने नींद में फिर से चली गई थी। अर्धांश कंफ्यूज होके खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, चाकू ये लड़की ये भी रख के सोती है, संभल के बात करना होगा, नहीं तो हमारा खून न कर दे उस चाकू से। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश बाहर जाने लगा था। नीचे भी वही हाल था। राजीव जी कान पर हाथ रख के आंखें बंद किए खड़े थे।
सलोख और प्रेयसी जी भागते हुए किचन में आकर सर पकड़ के खड़े थे। प्रेयसी डांट पिसते हुए बोली, तुम्हारा बाप ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सलोख प्रेयसी जी को देख के बोला, मुम्मा मुझे इस उम्र में दूसरा बाप नहीं चाहिए, आप इससे ही काम चला लो। थोक पिट के ठीक कर लो, लेकिन चेंज मत करना। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी सलोख के सर पर मारी। अर्धांश पीछे से बोला, किसे चेंज करना है। इस बार सलोख और प्रेयसी डर गए थे। दोनों छीलते हुए किनारे हेठ अर्धांश दोनों के मुंह पर हाथ के धीरे से बोला, कॉमडाउन हम है, आप लोग छीला के स्नेहल को उठाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों दिल पर हाथ रख के गहरी सांस लेने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सारी लाइट जलाया, फिर तीनों को देख के बोला, आप लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो स्नेहल को उठा देते। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी हाथ जोड़ के बोलने लगी थी, माफ करना बेटा, हम लोगों ने आपकी नींद खराब कर दी। अर्धांश हाथ नीचे करते हुए बोला, माँ आप क्या कर रही, और वैसे भी आप हमारी नहीं अपनी बेटी को नींद खराब कर रहे हैं। वो गहरी नींद में थी, वो तो चाकू लेकर आ रही थी चोर समझकर। श्लोक एक्साइटेड होकर बोला, हम दी को विश करने जा रहे हैं पापा के साथ। अर्धांश राजीव जी को देखकर मुस्कुराया, फिर पलके झपका के बोला, ऑल द बेस्ट अंकल। प्रेयसी जी बोली, बेटा आप उसके पास ही रहिए, हम आ रहे हैं। अर्धांश वापस चला गया था। राजीव जी केक में कैंडल जलाकर उन दोनों के साथ स्नेहल के कमरे में जाने लगे थे। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहक के पास आकर बैठ गया। वो तीनों झटके से दरवाज़ा खोल के अंदर आते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा। स्नेहल दी। स्नेहल फिर से अचानक से उठ के बैठ गई थी। स्नेहल की नज़र जब राजीव जी पर पड़ी तो उसे लगा वो सपने देख रही हो। राजीव जी मुस्कुरा रहे थे, उनके हाथों में प्यारा था केक। स्नेहल बार बार सर झटक रही थी, जैसे ये सपना उसका तुरंत गायब हो जाएगा, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। स्नेहल को कुछ समझ नहीं आया तो अपना फ़ोन उठा के अपने सर पर दे मारी और कस के दर्द दे चिल्लाए। अर्धांश हैरान ही कर स्नेहल का सर सहलाते हुए बोला, पागल लड़की कर क्या रही हो। स्नेहल सामने देख के बोली, ये सच है। स्नेहल राजीव जी को देखकर अर्धांश से दूर हो के बोली, राजीव जी अब ये कौन सा तमाशा है, क्यों नाटक कर रहे, किसको दिखाना ये फालतू के नाटक। 152 गैल्टियो की मफ़ी। चैप्टर 152 गैल्टियो की मावी। स्नेहल को कुछ समझ नहीं आया तो अपना फ़ोन उठा के अपने सर पर दे मारी और कस के दर्द दे चिल्लाए। अर्धांश हैरान ही कर स्नेहल का सर सहलाते हुए बोला, पागल लड़की कर क्या रही हो। स्नेहल सामने देख के बोली, ये सच है। स्नेहल राजीव जी को देखकर अर्धांश से दूर हो के बोली, राजीव जी अब ये कौन सा तमाशा है, क्यों नाटक कर रहे, किसको दिखाना ये फालतू के नाटक। कि आप एक अच्छे पापा हो, क्योंकि हम तीनों को तो पता है आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अर्धांश को दिखाना है तो उन्हें भी पता कि बचपन से मुझे बाप का प्यार नहीं मिला है। मैं ये बात कभी बताती भी नहीं क्योंकि ये परिवार की बात थी, लेकिन मेरी बुद्धि देखो, नशे में भी मैं आपके प्यार को तलाश रही थी, तो अनजाने में मैंने सोच उगल दिया था और रही कसर तो आपने हवेली में आकर इनके सामने ही पूरी कर ही दी थी। राजीव जी नमे सर हिला के बोले, नहीं स्नेहल, मैं किसी को कुछ भी दिखने नहीं आया हूँ, बस मैं अपनी गलती जीते जी ठीक सुधारना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी अंदर आते हुए बोली, हाँ स्नेहल, ये एक दिन तुमसे माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत इकट्ठा किया है, अपने ही गिल्ट में तड़पते हुए देखा है। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी केक सलोख को देते हुए आगे बढ़े थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पागलों की तरह हंसते हुए बोली, राजीव जी आप किस किस चीज़ों की माफ़ी मांगिएगा पहले तय कर लेते हैं। मुझसे ज़्यादा तड़पे हैं क्या आप? जब से होश संभाला है, मतलब आप मान ले कि जब से मुझे चीज़ें याद रहनी शुरू हुई थी तब से आपके प्यार के लिए तड़पी हूँ। एक बार प्यार से आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तड़पी हूँ। बचपन से आज तक अपने हर जन्मदिन पर आपके मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनने के लिए तरसी हूँ। हर बर्थडे पर दरवाजे के पीछे से झांकते हुए अपने गिफ्ट का इंतजार किया है मैंने, आपकी धुतकार वाली नजरें देखी है मैंने। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बोलते बोलते रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह।
स्नेहल आगे बोली, पापा अक्षर का मतलब क्या होता है मैं कभी समझ ही नहीं पाई क्योंकि कभी आपने समझाया ही नहीं। मेरे स्कूल के एडमिशन में मम्मा अकेले गई थी। मुझे याद है जब प्रिंसिपल ने माँ से पूछा था मेरे पापा कहाँ हैं तो माँ ने बहाना बनाया था। और राजीव जी आपको पता है आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पूरे दिन सोफे पर बैठ के टीवी देख रहे थे। उस दिन उस छोटी सी बच्ची पर क्या बीत रही होगी कोई नहीं जानता। आपको पता है स्कूल के किसी भी दोस्त को नहीं पता है मेरा बर्थडे कब है नहीं, क्योंकि जब उनके बर्थडे आते थे उनके पापा उनके लिए अच्छे कपड़े, जूते, चॉकलेट देते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। पर आपको शर्म आती थी। मैं आपके लाइफ में थी ही नहीं कभी। बचपन से आज तक आपके सपोर्ट ही चाहती थी मैं। सबके पापा जब उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो खुद उनके साथ जाकर एडमिशन करवाते, उनके तरफ से भी बन पता है वो करते हैं। लेकिन जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरे पापा ने तो ये तक नहीं पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं दूसरी जगह जाकर जिंदा हूँ कि मर गई। और कितनी गलतियाँ बताऊँ राजीव जी, दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन आपकी गलतियाँ गिनवाना खत्म नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। राजीव रोते स्नेहल का हाथ पकड़ के जोड़ते हुए बोले, क्या करूं मैं, मेरी माँ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। बेटे की चाह में मैं अंधा हो गया था कि कभी मैंने घर के अपने ही बड़े बेटे हो देख ही नहीं पाया। मुझे पता है मैं जिंदगी बाहर भी माफ़ी मांगूं तो काम है, पर जब तक जिंदा हूँ माफ़ी मांगता रहूँगा। मुझे उस दिन एहसास हुआ मैंने गलती की है जिस दिन तुमने मुझे राजीव जी कहना शुरू किया। मुझे उस दिन समझ आया कि तुम्हारे मुंह से जब पापा सुनता था तो वो मेरे लिए अमृत के बराबर था। उस दिन मेरा दिल माने को राजी नहीं था। शायद मुझे ये पता था मैं कितनी भी तुमसे नफरत कर लूँ तुम मुझे पापा ही बोलोगी, पर अम्मी ने तुम्हें इतनी हद तक मजबूर किया कि तुम्हारी हिम्मत जी जवाब दे दी और तुम मुझे नाम से पुकारने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की सांसें रोते रोते अटकने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। वो राजीव जी के हाथ झटकते हुए बोली, ना ना नहीं माफ कर सकती आपको कभी मैं, कभी नहीं करूंगी। आप मुझे कभी मेरे बचपन नहीं लौटा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एक कोने में घिसक के बैठ गई थी और जोर जोर से रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश ने देखा स्नेहल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो तुरंत स्नेहल के पास जाकर गाल थपथपाते हुए बोला, माँ जल्दी पानी लाइए। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी ही जल्दी से टेबल से पानी लाकर स्नेहल को पिलाने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल का रोना खत्म ही नहीं हो रहा था, न ही राजीव जी के आंसू थम रहे थे। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी स्नेहल का हाथ रब करते हुए बोली, बेटा शांत हो जा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को गले लगते हुए बोला, माँ हम हैं स्नेहल के साथ, आप अंकल को संभालिए, उन्हें भी आपकी जरूरत है। आप स्नेहल की चिंता नहीं करिए, हम हैं यहाँ। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी स्नेहल को देखते हुए उठी, वो राजीव से को उठा कर ले जाने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को उठाने लगा था। स्नेहल राजीव जी को देखते हुए बोली, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी स्नेहल को देखते हुए प्रेयसी जी के साथ रूम से निकल गए थे। उद्धरण चिन्ह। सलोक के आंखों में भी आंसू से वो केक को देखा, फिर स्नेहल को। वो उसकी हालत देख के बाहर चला गया था। वो किचन में जाकर केक स्लैब पर रख दिया था और अपने आंसू पोंछ के प्रेयसी जी और राजीव जी के कमरे में चला गया था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को गोद में उठा के बेड पर लेटाया था, पर स्नेहल की सांसें रोने अभी भी रुक रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर भी तपने लगा था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश पानी पिलाते हुए बोला, स्नेहल कॉम डाउन, पहले रोना बंद करके सांस अच्छे से ले। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल के आंसू जैसे आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस बहे जा रहे थे। 153 Untitled Chapter 146 गैल्टियो की मावी। स्नेहल को कुछ समझ नहीं आया तो अपना फोन उठा के अपने सर पर दे मारी और कस के दर्द दे चिल्लाए। अर्धांश हैरान ही कर स्नेहल का सर सहलाते हुए बोला, पागल लड़की कर क्या रही हो। स्नेहल सामने देख के बोली, ये सच है। स्नेहल राजीव जी को देखकर अर्धांश से दूर हो के बोली, राजीव जी अब ये कौन सा तमाशा है, क्यों नाटक कर रहे,
किसको दिखाना ये फालतू के नाटक कि आप एक अच्छे पापा हो, क्योंकि हम तीनों को तो पता है आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अर्धांश को दिखाना है तो उन्हें भी पता कि बचपन से मुझे बाप का प्यार नहीं मिला है। मैं ये बात कभी बताती भी नहीं क्योंकि ये परिवार की बात थी, लेकिन मेरी बुद्धि देखो, नशे में भी मैं आपके प्यार को तलाश रही थी, तो अनजाने में मैंने सोच उगल दिया था और रही कसर तो आपने हवेली में आकर इनके सामने ही पूरी कर ही दी थी। राजीव जी नमे सर हिला के बोले, नहीं स्नेहल, मैं किसी को कुछ भी दिखने नहीं आया हूँ, बस मैं अपनी गलती जीते जी ठीक सुधारना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी अंदर आते हुए बोली, हाँ स्नेहल, ये एक दिन तुमसे माफी मांगने गए लिए हिम्मत इकट्ठा किया है, अपने ही गिल्ट में तड़पते हुए देखा है। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी केक सलोक को देते हुए आगे बढ़े थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पागलों की तरह हंसते हुए बोली, राजीव जी आप किस किस चीजों की माफी मांगिएगा पहले तय कर लेते हैं। मुझसे ज्यादा तड़पे हैं क्या आप? जब से होश संभाला है, मतलब आप मान ले कि जब से मुझे चीजें याद रहनी शुरू हुई थी तब से आपके प्यार के लिए तड़पी हूँ। एक बार प्यार से आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तड़पी हूँ। बचपन से आज तक अपने हर जन्मदिन पर आपके मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनने के लिए तरसी हूँ। हर बर्थडे पर दरवाजे के पीछे से झांकते हुए अपने गिफ्ट का इंतजार किया है मैंने, आपकी धुतकार वाली नजरें देखी है मैंने। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल बोलते बोलते रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आगे बोली, पापा अक्षर का मतलब क्या होता है मैं कभी समझ ही नहीं पाई क्योंकि कभी आपने समझाया ही नहीं। मेरे स्कूल के एडमिशन में मम्मा अकेले गई थी। मुझे याद है जब प्रिंसिपल ने माँ से पूछा था मेरे पापा कहाँ हैं तो माँ ने बहाना बनाया था। और राजीव जी आपको पता है आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पूरे दिन सोफे पर बैठ के टीवी देख रहे थे। उस दिन उस छोटी सी बच्ची पर क्या बीत रही होगी कोई नहीं जानता। आपको पता है स्कूल के किसी भी दोस्त को नहीं पता है मेरा बर्थडे कब है, नहीं, क्योंकि जब उनके बर्थडे आते थे उनके पापा उनके लिए अच्छे कपड़े, जूते, चॉकलेट देते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। पर आपको शर्म आती थी। मैं आपके लाइफ में थी ही नहीं कभी। बचपन से आज तक आपके सपोर्ट ही चाहती थी मैं। सबके पापा जब उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो खुद उनके साथ जाकर एडमिशन करवाते, उनके तरफ से भी बन पता है वो करते हैं। लेकिन जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरे पापा ने तो ये तक नहीं पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं दूसरी जगह जाकर जिंदा हूँ कि मर गई। और कितनी गलतियाँ बताऊँ राजीव जी, दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन आपकी गलतियाँ गिनवाना खत्म नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। राजीव रोते स्नेहल का हाथ पकड़ के जोड़ते हुए बोले, क्या करूं मैं, मेरी माँ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। बेटे की चाह में मैं अंधा हो गया था कि कभी मैंने घर के अपने ही बड़े बेटे हो देख ही नहीं पाया। मुझे पता है मैं जिंदगी बाहर भी माफी मांगूं तो काम है, पर जब तक जिंदा हूं माफी मांगता रहूंगा। मुझे उस दिन एहसास हुआ मैंने गलती की है जिस दिन तुमने मुझे राजीव जी कहना शुरू किया। मुझे उस दिन समझ आया कि तुम्हारे मुंह से जब पापा सुनता था तो वो मेरे लिए अमृत के बराबर था। उस दिन मेरा दिल माने को राजी नहीं था। शायद मुझे ये पता था मैं कितनी भी तुमसे नफरत कर लूं तुम मुझे पापा ही बोलोगी, पर अम्मी ने तुम्हें इतनी हद तक मजबूर किया कि तुम्हारी हिम्मत जी जवाब दे दी और तुम मुझे नाम से पुकारने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की सांसें रोते रोते अटकने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। वो राजीव जी के हाथ झटकते हुए बोली, ना ना, नहीं माफ कर सकती आपको कभी, मैं कभी नहीं करूंगी। आप मुझे कभी मेरे बचपन नहीं लौटा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एक कोने में घिसक के बैठ गई थी और जोर जोर से रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश ने देखा स्नेहल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो तुरंत स्नेहल के पास जाकर गाल थपथपाते हुए बोला, माँ जल्दी पानी लाइए। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी ही जल्दी से टेबल से पानी लाकर स्नेहल को पिलाने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल का रोना खत्म ही नहीं हो रहा था, न ही राजीव जी के आंसू थम रहे थे। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी स्नेहल का हाथ रब करते हुए बोली, बेटा शांत हो जा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को गले लगते हुए बोला, माँ हम हैं स्नेहल के साथ, आप अंकल को संभालिए, उन्हें भी आपकी जरूरत है, आप स्नेहल की चिंता नहीं करिए, हम हैं यहाँ। उद्धरण चिन्ह। प्रेयसी जी स्नेहल को देखते हुए उठी,
वो राजीव से को उठा कर ले जाने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को उठाने लगा था। स्नेहल राजीव जी को देखते हुए बोली, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी स्नेहल को देखते हुए प्रेयसी जी के साथ रूम से निकल गए थे। उद्धरण चिन्ह। सलोक के आंखों में भी आंसू से वो केक को देखा, फिर स्नेहल को। वो उसकी हालत देख के बाहर चला गया था। वो किचन में जाकर केक स्लैब पर रख दिया था और अपने आंसू पोंछ के प्रेयसी जी और राजीव जी के कमरे में चला गया था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल को गोद में उठा के बेड पर लेटाया था, पर स्नेहल की सांसें रोने अभी भी रुक रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर भी तपने लगा था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश पानी पिलाते हुए बोला, स्नेहल कॉम डाउन, पहले रोना बंद करके सांस अच्छे से ले। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल के आंसू जैसे आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस बहे जा रहे थे। चैप्टर 154 अभी कोशिश करना बाकी है। चैप्टर 154 अभी कोशिश करना बाकी है। रोते रोते सिसकियों में बदल गए थे स्नेहल के आंसू। न वो कुछ बोल रही थी, बस अर्धांश के बाहों में चिपक के बैठी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश ने कहा, स्नेहल बस भी करे, रो रो कर आप बस तबीयत खराब कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कुछ नहीं बोली, बस एक जगह देखे जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, माँ कहती थी जब खुशी में आना चाहती हो तो उसे दूर नहीं भेजना चाहिए। जब तक एक है संभाल लो, नहीं तो वक्त के साथ साथ खुशियाँ भी हाथों से फिसल जाती हैं। स्नेहल कस के अर्धांश के हाथों को पकड़ रही थी। अर्धांश ने कहा, इसके आगे हम नहीं कहेंगे, आप समझदार है, डिसीजन मेकर है, डिसीजन खुद ले सकती, बस हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्धांश स्नेहल को लेटाया और ब्लैंकेट उड़ाकर बोला, मुझे नहीं पता आपकी पास्ट की जिंदगी कैसी रही, पर हमारे साथ आपकी नई शुरुआत है, इसलिए। अर्धांश स्नेहल के कान के पास झुक के बोला, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। अर्धांश स्नेहल के होठों पर किस करने लगा था। अर्धांश दूर होके बोला, हम हर साल आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आपको विश भी करेंगे, आई लव यू सो मच बेबी। स्नेहल गाल सुझा हुआ था, ना हंस पा रही थी ना ही वो रो पा रही थी। वो फुसफुसते हुए बोली, हग करके सोना है। अर्धांश स्नेहल के बगल में लेट गया था। स्नेहल करीब जाकर अर्धांश के शर्ट बटन खोलने लगी रही। अर्धांश चौंक के बोला, स्नेहल आप क्या कर रही है। स्नेहल कुछ बोली, वो खोलना जारी रखी थी। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के रोकते हुए बोला, स्नेहल अभी ये सब हमें नहीं करना चाहिए, आप इमोशंस के जैसे ली आप रेडी नहीं है वो करने जा रही हैं। स्नेहल अर्धांश के होठों पर किस करने लगी थी। अर्धांश का हाथ स्नेहल के हाथों छूट गया था। स्नेहल शर्ट के बटन खोली, वो अपने दोनों हाथों को अर्धांश के सीने पर रखकर अर्धांश के होठों को छोड़ दिया था और आंखें बंद करके अपना सर अर्धांश के सीने पर रख ली थी। अर्धांश गहरी सांस लेने लगा था। अर्धांश सर उठाकर स्नेहल को देखा, जैसे वो गर्माहट पाने की कोशिश कर रही थी। अर्धांश ब्लैंकेट से पूरा ढक के उसे बाहों में भर लिया था। स्नेहल नींद में भी बीच बीच में सिसक रही थी। अर्धांश को भी काफी देर बाद नींद आई थी। सुबह का वक्त। प्रेयसी जी, राजीव जी और श्लोक को नींद ही नहीं आई थी। बस राजीव जी दिल हल्का लग रहा था, जैसे उनके दिन का बोझ उतार गया हो। वो तो जैसे ठान लिए हो कि अब बेटी को मनाना है तो मनाना है। राजीव जी श्लोक के पास आकर फोन में दिखाते हुए बोले, बेटा सुन न, ये तुम लोग ऑर्डर कैसे करते हुए, ये मुझे ऑर्डर करना है। श्लोक फोन देखते हुए बोला, ये नो पापा फिर से नहीं, दी की हालत देखी थी आपने और अपनी। राजीव जी आराम से बैठते हुए मुझो को ताव देते हुए बोले, अभी तो एक ही कोशिश की थी, पूरी कोशिश करना तो बाकी है। श्लोक सर पीट के बोला, लगता है आपके वजह से दी मुझे इंडिया वापस भेज देगी। श्लोक पैर पटकते हुए बाहर चला गया था। राजीव जी मुस्कुराते हुए उठे और किचन में चले गए थे। प्रेयसी जी सर पकड़ के बैठी हुई थी। वो घड़ी देख रही तो काफी स्नेहल के कमरे को राजीव जी चाय लाकर देते हुए बोले, लो चाय पियो। प्रेयसी जी गुस्से में बोली, चाय पी लूं?
सुबह से दोपहर हो गई है और बेटी दामाद का शकल तक नहीं देखी, कैसी है पता भी नहीं है, और आपको चाय पीने की पड़ी है। राजीव जी ने कहा, बच्चे अभी सो रहे हैं, सोने दे, क्यों परेशान हो रही हैं? प्रेयसी जी राजीव जी को इतना चील देख के गुस्सा आ रहा था और परेशान वो उल्टा हो रही थी। अर्धांश उठा गया था पर स्नेहल के उसके पकड़ के सोए होने के कारण वो भी लेटा हुआ था। वो देखा स्नेहल उठने का नाम भी नहीं ले रही थी। अर्धांश दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, स्नेहल उठे, दोपहर हो गया है। स्नेहल कुनामुनाते हुए बोली, सोना है अभी, रजाई दे दो ना। अर्धांश स्नेहल को गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर कर वाश बेसिन के पास खड़ा करके बोला, नौटंकीबाज, ब्रश योर टीथ। स्नेहल बच्चों की तरह रोते हुए बोली, गंदे हो बहुत, मुझे नींद आ रही है, ठंड लग रही है मुझे। अर्धांश हंसते हुए बोला, हम गंदे ही सही, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से ब्रश करें। स्नेहल आंख बंद किए हुए नीचे बैठते हुए बोली, मैं बीमार हूँ, मुझे आराम करना होगा। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल को देख रहा था, क्योंकि स्नेहल एक बार भी आंखें खोली भी नहीं थी। वो नीचे बैठ के दीवार के टेक लगा के सोने लगी थी। अर्धांश हैंड सवार खोला स्नेहल के ऊपर खोल दिया था। स्नेहल अकबाका के उठते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अर्धांश टॉवल स्नेहल की तरफ एक ब्रश देते हुए बोला, गुड। अर्धांश बाहर निकल गया था। स्नेहल मुंह साफ करते हुए बोली, कैसा पति दिया है, थोड़ा सा भी रहम नहीं करता है मेरे ऊपर। राजा जी को एक दिन टाइम टेबल इधर से उधार क्या हुआ, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। भगवान जी बहुत ज्यादा पाप चढ़ान इस हाथी पर। अर्धांश बाहर से बोला, डार्लिंग बस 2 दिन के लिए हम आए हैं, कितना शिकायत करेगी भगवान से, परसों चले जाएंगे, बाद में पाप चढ़ाएगा, अब छोड़ दीजिए। स्नेहल अंदर मिरर में देख के बोली, बस 2 दिन, ये क्या मुझे अपनी शकल दिखाने आते हैं, लोल कहीं के। स्नेहल ब्रश की सड़ा हुआ मुंह बनाकर बाहर आई, टॉवल अर्धांश के मुंह पर फेंक के बोली, अब से नीचे सोफे पर सोना, मुझे सोने नहीं देते हो, खुद बेड पर फैल के सोते रहते हो, और नीचे शर्ट के बटन बंद करके आना, पागल हाथी नहीं तो। स्नेहल मुंहेठ बाहर जाने लगी थी, पर जैसे ही दरवाज़ा खोल के कदम बाहर रखी उसे कुछ महसूस हुआ। वो तुरंत कूदते हुए अर्धांश के गोद में चढ़ गई थी। अचानक ऐसे होने पर अर्धांश भी चौंक के बोला, क्या होगा? स्नेहल डरते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, दरवाजे पर कीड़ा था जिस पर मैंने पैर रख दिया, मुझे नहीं जाना बाहर। अर्धांश चौंक के बोला, कीड़ा घर के अंदर कैसे आया? स्नेहल, आपकी सनक भी न दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। स्नेहल रोने वाली शकल बना के बोली, सच कह रही हूँ, मैंने महसूस किया है, पैरों के नीचे था कुछ। अर्धांश स्नेहल को वैसे ही लिए हुए दरवाजे के पास गया था। स्नेहल अपना चेहरा छुपा ली थी। अर्धांश दरवाज़ा खोल के नीचे देखा और गहरी सांस लिया और स्नेहल को देखा जो आंखें नीचे चेहरा छुपाए लिपटी हुई थी। अर्धांश स्नेहल को दूर करके नीचे गिरा कर बोला, अ वेरी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, एंजॉय विथ अर्थवॉर्म। स्नेहल दर्द से कहराए। चैप्टर 155 राजीव जी का प्यार। चैप्टर 155 राजीव जी का प्यार। अर्धांश दरवाज़ा खोल के नीचे देखा और गहरी सांस लिया और स्नेहल को देखा जो आंखें नीचे चेहरा छुपाए लिपटी हुई थी। अर्धांश स्नेहल को दूर करके नीचे गिरा कर बोला, अ वेरी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, एंजॉय विथ अर्थवॉर्म। स्नेहल कमर पर हाथ रख के दर्द से कहरा कर बोली, ओ माँ मर डाला। स्नेहल को जैसे कुछ महसूस हुआ, वो हड़बड़ा कर उठते हुए आंखें खोल के नीचे देखा तो देखती रह गई थी। अर्धांश दरवाज़ा बंद करके बाथरूम जाते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, स्टडी औरत, ना देखना है ना समझना है, सिर्फ बेवकूफ़ों जैसे हमारे गोद में चढ़ जाती हैं, फूलों के पंखुड़ी को कीड़ा बोल रही है, ऐसे ज़्यादा पागल तो हमने देखा नहीं है। अर्धांश बाथरूम में चला गया था। स्नेहल फूलों को देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो वहीं लेट के फूलों को अपने ऊपर फेंककर खेलने लगी थी। उसे नीचे से गाने बजने की और गाना गाने की आवाज़ आ रही थी, पर स्नेहल का मन उन फूलों से उठने का कर ही नहीं रहा था। वो पूरा खेलकर बालों में फूलों के पंखुड़ियों को फंसा ली थी। वो थोड़ी देर बाद वहां से उठी
वो अपने को साफ सुथरा करके गला साफ कर ली थी, जैसे वो दिखाना चाहती थी उसने कुछ किया ही नहीं। वो नीचे जाने लगी थी। उसे किचन से आवाजें आ रही थी। वो किचन में गई तो प्रेयसी जी और श्लोक चेयर लगाकर सर पकड़ के बैठे हुए थे। राजीव जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हुए झूमते हुए खाना बना रहे थे। स्नेहल राजीव जी को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो वहीं खड़े होकर देखते हुए मुस्कुराने लगी थी। राजीव जी गाते हुए बोले, ये दिल न होता बेचारा, मिर्ची डालूं कि नहीं, डाल देता हूँ, ला 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 ला। प्रेयसी जी कोहनी से श्लोक लगा के हिलाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने खाकर अपनी तबीयत खराब की तो तुम्हारे बाप को छोड़ूंगी नहीं मैं। श्लोक सर खुजाते हुए बोला, ये पापा दी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारा पेट खराब करना चाहते हैं। राजीव जी की नज़र स्नेहल पर गई। स्नेहल तुरंत अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर ली थी। राजीव जी हंसते हुए बोले, स्नेहल बेटा उठ गई, तुम बाहर बैठो, सब कुछ रेडी हैं। स्नेहल गला साफ करते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है मिस्टर राजीव, मैंने ये सब कामों के लिए मैद लगाया, आपको करने की जरूरत नहीं। ये सब कोई बाहर आए, मैं मैद को फ़ोन करके बुलाती हूँ। स्नेहल बाहर जाने लगी थी कि राजीव जी पीछे से बोले, स्नेहल बेटा थोड़ा रुको। स्नेहल चिढ़ते हुए पीछे मुड़ के बोली, क्या बेटा बेटा लगा रखा है, झूठी सिंपैथी मेरे सामने न दिखाए आप। उतने देर में राजीव जी स्नेहल के पास पहुंच चुके थे। वो मुस्कुरा कर स्नेहल को गले लगाकर सर चूम लिए थे। स्नेहल शौक में थी, वो स्टेच्यू बन चुकी थी। उसके दिन में एक प्यार का दर्द उठा था जो उसके दिल को खुश कर चुका था। राजीव जी अलग होके स्नेहल का सर सहलाकर बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। स्नेहल जब महसूस हुआ वो थोड़ा राजीव जी को पुश करके बोली, दूर रहे मुझसे रिश्ता जब जोड़ना था तब तो आप जोड़े नहीं, अब क्यों। स्नेहल बाहर चली गई थी। स्नेहल बाहर जाकर गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी। स्नेहल बालकनी में जाकर चेयर पर बैठ गई थी। कुछ देर में राजीव जी कॉफ़ी बनाकर स्नेहल के पास लाए थे। वो स्नेहल के पीछे खड़े थे। वो कॉफ़ी आगे कर दिया तो स्नेहल मुस्कुराते हुए अपने सोल से कवर करके कप लेते हुए बोली, थैंक यू मम्मी, आपको सब पता है क्या ज़रूरत होती है मुझे। स्नेहल खुशी खुशी एक सिप ली चाहते हुए बोली, अच्छी कॉफ़ी बनी है। स्नेहल कुछ आवाज़ न सुनकर कॉफ़ी पीते हुए पीछे मुड़ी। पीछे राजीव जी को मुस्कुरा देख के उसके गले में कॉफ़ी अटक गई थी। स्नेहल को खांसी आ गया था। राजीव जी तुरंत कॉफ़ी लेकर नीचे रखे और स्नेहल का पीठ सहलाने लगे थे। स्नेहल की आंखें लाल हो गई थी। स्नेहल राजीव जी को देख के खुद से मन में बोली, इतना अच्छा क्यों बन रहे हैं ये, इतना प्यार दुलार मुझे क्यों दिखा रहे हैं, जब मैंने बोल दिया है मैं माफ़ नहीं करूँगी। स्नेहल दूर होकर बोली, दूर रहे मुझसे, आपके बगैर जिंदगी कटना बहुत पहले ही सीख गई थी। स्नेहल वहाँ से अंदर आ गई थी। कुछ देर बाद सब खाना खाने के लिए बैठे। सारा खाना राजीव जी ने बनाया था, ये बात स्नेहल को पता चल गई थी। स्नेहल फ्रिज से ब्रेड बटर लाकर टेबल पर बैठ गई थी। राजीव जी प्यार से बोले, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए जी बनाया है। स्नेहल कुछ नहीं बोली, वो अपना ब्रेड बटर खाने लगी थी। अर्धांश राजीव जी को देख के आंखों से इशारा किया और श्लोक के कान में कुछ बोल के खाने लगा था। अर्धांश आंखें बंद करके सवार लेकर बोला, वाओ अंकल क्या खाना बनाया है आपने, ये पनीर, ऐसी पनीर तो मैंने पहली बार खाई है। स्नेहल अर्धांश को देख के मुंह में भरा ब्रेड बटर निगल ली थी। श्लोक स्वाद लेकर खाते हुए बोला, जीजू आपने ये खीर टेस्ट की है, ये तो इतने स्वाद बने हैं कि क्या बोलूं। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, ऐसा है क्या, हम अभी ट्राई करते हैं। स्नेहल सब सुनकर खाना देख के मुंह में पानी आने लगा था। वो थूक निगलते मन हुए बोली, हाँ यार टेस्टी दिख भी रहा है, सच में इतना टेस्टी बना है क्या। स्नेहल अर्धांश का कॉलर पकड़ के अपने तरफ झुका के फुसफुसाते हुए पूछी, सच में बहुत टेस्टी हैं क्या। अर्धांश मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल मुंह बनाकर अपने हाथों में पकड़े ब्रेड बटर को देखती रही थी। स्नेहल प्रेयसी जी को देखी। प्रेयसी जी उसके हाथ से ब्रेड लेकर स्नेहल के बाल समेटते हुए बोली, ये मत खा,
पतली हो गई है, खाना खा अच्छे से। स्नेहल मुस्कुराने लगी थी। प्रेयसी जी स्नेहल को खाना परोसकर बोली, आराम से खा, मेरा बच्चा काम के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। स्नेहल पाउड बनाकर है में सर हिला दी थी। स्नेहल चाव से खाने लगी थी। श्लोक स्नेहल को देख के स्माइल करते हुए पूछा, दीदू खाना टेस्टी है ना? स्नेहल अपने मगन में बोली, हाँ बहुत टेस्टी हैं। अर्धांश राजीव जी को देख के मुस्कुरा दिया था। राजीव जी प्यार से स्नेहल को देख रहे थे। सब कोई स्नेहल को देख के मुस्कुरा रहा था। स्नेहल पूरा खा के बोली, मम्मी और दो ना। राजीव जी खुद ही स्नेहल के थाल में डाल दिए थे। स्नेहल सर झुकाए हुए ही प्लेट अपने तरफ करके फिर से खाने लगी थी। ऐसे ही राजीव जी मनाने की जड़ों जेठ में लगे हुए थे। वो स्नेहल को मनाने के लिए एक तिनका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और स्नेहल थी कि बार बार दूर रहने को कहती थी। वो राजीव जी के छोटे छोटे बातों पर गुस्सा हो जाती थी। 156 अनटाइटल्ड चैप्टर 2 कैसे निकल गए पता ही नहीं चला था। अर्धांश फोन पर बात कर रहा था। स्नेहल ऑफिस गई हुई थी। वो जल्दी मीटिंग खत्म करके आने के बोली थी। अर्धांश नीचे आया तो प्रेयसी जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा जी खाना खा ले। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, माँ थोड़ी देर रुकते हैं, स्नेहल आती ही होगी। राजीव जी ने कहा, आपको निकलना है इसलिए आराम से खा लीजिए, जाते वक्त हड़बड़ी हो जाती है, स्नेहल ने आ जाएगी। अर्धांश खाना खाने लगा था। कुछ देर बाद स्नेहल घर आई। वो सोफे पर बैठी प्रेयसी जी से पूछी, अर्धांश कहाँ है? प्रेयसी जी रूम की तरफ इशारा कर दी थी। स्नेहल भागते हुए रूम की तरफ जाने लगी थी। प्रेयसी जी डांटते हुए बोली, आराम से गिर जाएगी। स्नेहल चिल्ला के बोली, ओके। अर्धांश किनारे पर बैठ के स्नेहल का ही वेट कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही स्नेहल को देख के खड़े होके बोला, बेबी इतना लेट? स्नेहल अपना बैग नीचे गिराकर अर्धांश के ऊपर कूद गई थी। दोनों साथ बेड पर गिरे। स्नेहल कस के गेल लगा के बोली, सॉरी, मेरी टाइम ही खराब है, जब कुछ जल्दी करने की कोशिश करती हूँ उस दिन लेट हो जाता है। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, चैन की सांस के लेने पहले। स्नेहल चेहरा ऊपर करके बोली, चैन की सांस लूंगी तो आप झूठ जाओगे। स्नेहल अर्धांश के गाल पर गाल डाली थी। अर्धांश मुस्कुराकर, लव यू, आपकी ये हक बहुत मिस करते हैं। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, मत जाओ ना प्लीज। अर्धांश स्नेहल को पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है, हम जल्द ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेंगे। अर्धांश स्नेहल के होठों पे सॉफ्ट किस करने लगा था। कुछ देर बाद अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़ के सर चूम के खड़ा होकर हाथ आगे करते हुए बोला, कम ऑन गेट अप, चले हमें सी ऑफ करने। स्नेहल अर्धांश का हाथ के बैग से उठते हुए बोली, मैं रोऊंगी तो नहीं न जाओगे? अर्धांश मुस्कुरा दिया था। स्नेहल हाथ पकड़ के झुलाते हुए बोली, सच में रो दूंगी। अर्धांश मुस्कुराकर गाल पर किस करके बोला, नेक्स्ट मंथ आएंगे, अभी एयरपोर्ट चले। स्नेहल मुंह लटका कि अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश दोनों हाथों से स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, बेबी डोंट बी सैड, गी वो में पेशेंट किस जो मेरे होठों पर 1 महीने तक रहे। प्रश्नवाचक चिन्ह सेमीकोलन प्रश्नवाचक चिन्ह 2 कैसे निकल गए पता ही नहीं चला था। अर्धांश फोन पर बात कर रहा था। स्नेहल ऑफिस गई हुई थी। वो जल्दी मीटिंग खत्म करके आने के बोली थी। अर्धांश नीचे आया तो प्रेयसी जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा जी खाना खा ले। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, माँ थोड़ी देर रुकते हैं, स्नेहल आती ही होगी। राजीव जी ने कहा, आपको निकलना है इसलिए आराम से खा लीजिए, जाते वक्त हड़बड़ी हो जाती है, स्नेहल ने आ जाएगी। अर्धांश खाना खाने लगा था। कुछ देर बाद स्नेहल घर आई। वो सोफे पर बैठी प्रेयसी जी से पूछी, अर्धांश कहाँ है? प्रेयसी जी रूम की तरफ इशारा कर दी थी। स्नेहल भागते हुए रूम की तरफ जाने लगी थी। प्रेयसी जी डांटते हुए बोली, आराम से गिर जाएगी। स्नेहल चिल्ला के बोली, ओके। अर्धांश किनारे पर बैठ के स्नेहल का ही वेट कर रहा था।
दरवाज़ा खुलते ही स्नेहल को देख के खड़े होके बोला, बेबी इतना लेट। स्नेहल अपना बैग नीचे गिराकर अर्धांश के ऊपर कूद गई थी, दोनों साथ बेड पर गिरे। स्नेहल कस के गेल लगा के बोली, सॉरी, मेरी टाइम ही खराब है, जब कुछ जल्दी करने की कोशिश करती हूँ उस दिन लेट हो जाता है। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, चैन की सांस के लेने पहले। स्नेहल चेहरा ऊपर करके बोली, चैन की सांस लूंगी तो आप झूठ जाओगे। स्नेहल अर्धांश के गाल पर गाल डाली थी। अर्धांश मुस्कुराकर, लव यू, आपकी ये हक बहुत मिस करते हैं। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, मत जाओ ना प्लीज। अर्धांश स्नेहल को पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है, हम जल्द ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेंगे। अर्धांश स्नेहल के होठों पे सॉफ्ट किस करने लगा था। कुछ देर बाद अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़ के सर चूम के खड़ा होकर हाथ आगे करते हुए बोला, कम ऑन गेट अप, चले हमें सी ऑफ करने। स्नेहल अर्धांश का हाथ के बैग से उठते हुए बोली, मैं रोऊंगी तो नहीं न जाओगे। अर्धांश मुस्कुरा दिया था। स्नेहल हाथ पकड़ के झुलाते हुए बोली, सच में रो दूंगी। अर्धांश मुस्कुराकर गाल पर किस करके बोला, नेक्स्ट मंथ आएंगे, अभी एयरपोर्ट चले। स्नेहल मुंह लटका कि अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश दोनों हाथों से स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, बेबी डोंट बी सैड, गिव मी पेशेंट किस, जो मेरे होठों पर 1 महीने तक रहे। दो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला था। अर्धांश फोन पर बात कर रहा था, स्नेहल ऑफिस गई हुई थी। वो जल्दी मीटिंग खत्म करके आने के बोली थी। अर्धांश नीचे आया तो प्रियसी जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा जी खाना खा ले। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, माँ थोड़ी देर रुकते हैं, स्नेहल आती ही होगी। राजीव जी ने कहा, आपको निकलना है इसलिए आराम से खा लीजिए, जाते वक्त हड़बड़ी हो जाती है, स्नेहल ने आ जाएगी। अर्धांश खाना खाने लगा था। कुछ देर बाद स्नेहल घर आई। वो सोफे पर बैठी प्रियसी जी से पूछी, अर्धांश कहाँ है। प्रियसी जी रूम की तरफ इशारा कर दी थी। स्नेहल भागते हुए रूम की तरफ जाने लगी थी। प्रियसी जी डांटते हुए बोली, आराम से गिर जाएगी। स्नेहल चिल्ला के बोली, ओके। अर्धांश किनारे पर बैठ के स्नेहल का ही वेट कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही स्नेहल को देख के खड़े होके बोला, बेबी इतना लेट। स्नेहल अपना बैग नीचे गिराकर अर्धांश के ऊपर कूद गई थी, दोनों साथ बेड पर गिरे। स्नेहल कस के गेल लगा के बोली, सॉरी, मेरी टाइम ही खराब है, जब कुछ जल्दी करने की कोशिश करती हूँ उस दिन लेट हो जाता है। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, चैन की सांस के लेने पहले। स्नेहल चेहरा ऊपर करके बोली, चैन की सांस लूंगी तो आप झूठ जाओगे। स्नेहल अर्धांश के गाल पर गाल डाली थी। अर्धांश मुस्कुराकर, लव यू, आपकी ये हक बहुत मिस करते हैं। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, मत जाओ ना प्लीज। अर्धांश स्नेहल को पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है, हम जल्द ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेंगे। अर्धांश स्नेहल के होठों पे सॉफ्ट किस करने लगा था। कुछ देर बाद अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़ के सर चूम के खड़ा होकर हाथ आगे करते हुए बोला, कम ऑन गेट अप, चले हमें सी ऑफ करने। स्नेहल अर्धांश का हाथ के बैग से उठते हुए बोली, मैं रोऊंगी तो नहीं न जाओगे। अर्धांश मुस्कुरा दिया था। स्नेहल हाथ पकड़ के झुलाते हुए बोली, सच में रो दूंगी। अर्धांश मुस्कुराकर गाल पर किस करके बोला, नेक्स्ट मंथ आएंगे, अभी एयरपोर्ट चले। स्नेहल मुंह लटका कि अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश दोनों हाथों से स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, बेबी डोंट बी सैड, गिव मी पेशेंट किस, जो मेरे होठों पर 1 महीने तक रहे। दो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला था। अर्धांश फोन पर बात कर रहा था, स्नेहल ऑफिस गई हुई थी। वो जल्दी मीटिंग खत्म करके आने के बोली थी। अर्धांश नीचे आया तो प्रियसी जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा जी खाना खा ल। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, माँ थोड़ी देर रुकते एच स्नेहल आटी आई होगी। राजीव जी ने कहा, आपको निकलना है इसलिए आराम से खा लीजिए, जाते वक्त हड़बड़ी हो जाती है, स्नेहल ने आ जाएगी। अर्धांश खाना खाने लगा था।
कुछ देर बाद स्नेहल घर आई। वो सोफे पर बैठी प्रेयसी जी से पूछी, अर्धाश कहाँ है? प्रेयसी जी रूम की तरफ इशारा कर दी थी। स्नेहल भागते हुए रूम की तरफ जाने लगी थी। प्रेयसी जी डांटते हुए बोली, आराम से गिर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल चिल्ला के बोली, ओके। अर्धाश किनारे पर बैठ के स्नेहल का ही वेट कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही स्नेहल को देख के खड़े होके बोला, बेबी इतना लेट? स्नेहल अपना बैग नीचे गिराकर अर्धाश के ऊपर कूद गई थी। दोनों साथ बेड पर गिरे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कस के गेल लगा के बोली, सॉरी, मेरी टाइम ही खराब है। जब कुछ जिद्दी करने की कोशिश करती हूँ उस दिन लेट हो जाता है। अर्धाश मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। चैन की सांस के लेने पहले स्नेहल चेहरा ऊपर करके बोली, चैन की सांस लूंगी तो आप झूठ जाओगे। स्नेहल अर्धाश के गाल पर गाल स्टाली थी। अर्धाश मुस्कुराकर, लव यू, आपकी ये हक बहुत मिस करते हैं। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, मत जाओ ना प्लीज। अर्धाश स्नेहल को पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है, हम जल्द ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेंगे। अर्धाश स्नेहल के होठों पे सॉफ्ट किस करने लगा था। कुछ देर बाद अर्धाश स्नेहल के होठों को छोड़ के सर चूम के खड़ा होकर हाथ आगे करते हुए बोला, कम ऑन गेट एप चेल हेमसी ऑफ क्रन। स्नेहल अर्धाश का हाथ के बैग से उठते हुए बोली, मैं रोऊंगी तो नहीं न जाओगे? अर्धाश मुस्कुरा दिया था। स्नेहल हाथ पकड़ के झुलाते हुए बोली, सच में रो दूंगी। अर्धाश मुस्कुराकर गाल पर किस करके बोला, नेक्स्ट मंथ आएंगे, अभी एयरपोर्ट चले। स्नेहल मुंह लटका कि अर्धाश को देखने लगी थी। अर्धाश दोनों हाथों से स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, बेबी डोंट बी सैड, गिव मी पेशेंट किस, जो मेरे होठों पर 1 महीने तक रहे। 157 भाई का सपना पूरा करना 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला था। अर्धांश फोन पर बात कर रहा था। स्नेहल ऑफिस गई हुई थी। वो जल्दी मीटिंग खत्म करके आने के बोली थी। अर्धांश नीचे आया तो प्रेयसी जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा जी खाना खा ले। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, माँ थोड़ी देर रुकते हैं, स्नेहल आती ही होगी। राजीव जी ने कहा, आपको निकलना है इसलिए आराम से खा लीजिए, जाते वक्त हड़बड़ी हो जाती है, स्नेहल ने आ जाएगी। अर्धांश खाना खाने लगा था। कुछ देर बाद स्नेहल घर आई। वो सोफे पर बैठी प्रेयसी जी से पूछी, अर्धांश कहाँ है? प्रेयसी जी रूम की तरफ इशारा कर दी थी। स्नेहल भागते हुए रूम की तरफ जाने लगी थी। प्रेयसी जी डांटते हुए बोली, आराम से गिर जाएगी। स्नेहल चिल्ला के बोली, ओके। अर्धांश किनारे पर बैठ के स्नेहल का ही वेट कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही स्नेहल को देख के खड़े होके बोला, बेबी इतना लेट? स्नेहल अपना बैग नीचे गिराकर अर्धांश के ऊपर कूद गई थी। दोनों साथ बेड पर गिरे। स्नेहल कस के गेल लगा के बोली, सॉरी, मेरी टाइम ही खराब है। जब कुछ जल्दी करने की कोशिश करती हूँ उस दिन लेट हो जाता है। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। चैन की सांस के लेने पहले स्नेहल चेहरा ऊपर करके बोली, चैन की सांस लूंगी तो आप झूठ जाओगे। स्नेहल अर्धांश के गाल पर गाल स्टाली थी। अर्धांश मुस्कुराकर, लव यू, आपकी ये हक बहुत मिस करते हैं। स्नेहल होठों पर किस करके बोली, मत जाओ ना प्लीज। अर्धांश स्नेहल को पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी है, हम जल्द ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेंगे। अर्धांश स्नेहल के होठों पे सॉफ्ट किस करने लगा था। कुछ देर बाद अर्धांश स्नेहल के होठों को छोड़ के सर चूम के खड़ा होकर हाथ आगे करते हुए बोला, कम ऑन गेट अप, चले हमें सी ऑफ करने। स्नेहल अर्धांश का हाथ के बैग से उठते हुए बोली, मैं रोऊंगी तो नहीं न जाओगे? अर्धांश मुस्कुरा दिया था। स्नेहल हाथ पकड़ के झुलाते हुए बोली, सच में रो दूंगी। अर्धांश मुस्कुराकर गाल पर किस करके बोला, नेक्स्ट मंथ आएंगे, अभी एयरपोर्ट चले। स्नेहल मुंह लटका कि अर्धांश को देखने लगी थी। अर्धांश दोनों हाथों से स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, बेबी डोंट बी सैड, गिव मी पेशेंट किस, जो हमारे होठों पर 1 महीने तक रहे। स्नेहल मुंह बना के बोली,
हाँ, ग्लू से चिपका दूं। अर्धांश स्नेहल को करीब खींचते हुए बोला, बहुत बातें करती हैं आप। अर्धांश स्नेहल के होठों पर अपने होठ रख दिया था। स्नेहल आंखें बंद करके मुस्कुराई, फिर अपने होठों को खोल दी थी। दोनों एक दूसरे को किस किस किए जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए, दोनों की सांसें तेज चल रही थी। स्नेहल शर्माते हुए बोली, चले। अर्धांश फिर से रोकते हुए बोला, डार्लिंग एक बात और। स्नेहल टिमटिमाते आंखों से अर्धांश के आंखों में देखने लगी थी। अर्धांश प्यार से बोला, जब एक पसंद हाथ आगे बढ़ा रहा हो न, ऊपर आने के लिए तो हमें भी बड़पन दिखा के हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेना चाहिए। स्नेहल आंखें छोटी करके बोली, मुझे नहीं समझा आ रहा है। अर्धांश स्नेहल के गाल पर किस करके बोला, आप ना समझ नहीं, अगर बने की कोशिश कर रही तो अलग बात है। स्नेहल कंधे उचका के बोली, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्नेहल नजरें फेर के बोली, चलो चलते हैं। स्नेहल बाहर निकली। अर्धांश गहरी साल छोड़कर अपना जैकेट के कर उसके पीछे चल दिया था। स्नेहल कार की चाबी उठा के बोली, मम्मी अर्धांश जा रहे हैं। प्रेयसी जी किचन से पूजा की थाल लेकर आई थी, उनके साथ राजीव जी भी थे। श्लोक अर्धांश को गले लगा के बोला, बड्डी आई मिस यू, आप अगली बार आओगे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी आपसे मिलने आऊंगा। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, आई यू टू, अच्छे से पाई करिएगा और हमेशा अपनी दिदू को आइडल की तरह देखिएगा, क्योंकि बहुत काम बहनें होती हैं जो भाई के सपने को पूरा करती हैं। श्लोक स्नेहल को देख काट मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। प्रेयसी जी अर्धांश से बोली, बेटा जी थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठ जाए, बस तिलक करना है। स्नेहल अर्धांश के हाथों से जैकेट ले ली थी। अर्धांश सोफे पर बैठ गया था। प्रेयसी जी तिलक लगाते हुए बोली, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि हम आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, ज्यादा तो नहीं, हम अपने दामाद को छोटा सा भेंट देना चाहते हैं। प्रेयसी जी तिलक लगाकर आरती उतारी। राजीव जी अपनी जेब से एक ज्वेलरी बॉक्स प्रेयसी जी को दिए। प्रेयसी जी उस बॉक्स से चैन निकल के बोली, पहना दूं। अर्धांश स्नेहल को देखा तो वो पलकें झपका दी थी। अर्धांश मुस्कुराकर सर झुका लिया था। प्रेयसी जी खुशी से पहनाकर मिठाई खिलाते हुए बोली, घर से निकलने से पहले मीठा खाना चाहिए। अर्धांश दोनों के पाँव छू के आशीर्वाद लिए। स्नेहल अर्धांश से बोली, चले, या आप फोन करके पायलट को प्लेन फ्लैट के छत पर लाने को कहेंगे। अर्धांश प्रेयसी जी को गले लगा के बोला, शी इज जेले से। प्रेयसी जी हंसने लगी थी। अर्धांश सबको बाय किया और स्नेहल के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। स्नेहल ड्रॉप करके वापस घर आ गई थी, क्योंकि कल उसे पूरे परिवार के साथ मैनचेस्टर, यूके के लिए निकलना था। स्नेहल रात में श्लोक के पास आकर बोली, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लिए हैं ना? श्लोक हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल कार्ड देते हुए बोली, ये अपने पास रखना। श्लोक आंखें बड़ी करके बोला, क्रेडिट कार्ड। स्नेहल सर पर मार के बोली, ज्यादा खुश मत हो, लिमिट सेट करके रखी है मैंने। श्लोक मुंह बना के बोला, कंजूस दी दूं। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, एक और चीज बताऊं, ये कार्ड जहां भी यूज करोगे उसका मैसेज मेरे पास आएगा, वो भी पूरी डिटेल के साथ, समझे बच्चू? श्लोक मुंह बनाकर स्नेहल के बगल में बैठते हुए बोला, इतनी सिक्योरिटी, मैं तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना होगा। स्नेहल हंसने लगी थी। स्नेहल लैपटॉप का बॉक्स देते हुए बोली, ये अर्धांश ने तुम्हें दिया है। श्लोक चहकते हुए बोला, वाओ, बड़ी ने मुझे दिया है। स्नेहल हाँ में सर हिला दी थी। श्लोक खोलने लगा था। स्नेहल साइड से गले लगाकर सर चूमते हुए बोली, गुड नाइट, जल्दी सो जाना। स्नेहल रूम से जाने लगी थी। श्लोक पीछे से बोला, दीदू आई लव यू, मैंने बहुत किया आपको, फिर कल चला जाऊंगा, प्लीज मेरे साथ सो जाओ, सच्ची लात नहीं मरूंगा। स्नेहल हंसते हुए बोली, चल ठीक है, अपना काम खत्म करके मेरे रूम में आ जाना, तेरी बैग छोटी है, दो कोई नहीं सो पाएंगे। स्नेहल फिर से जाने लगी कि श्लोक को बोला, मम्मी पापा को भी साथ लाऊं। स्नेहल गहरी सांस लेते हुए बोली, जो करना है कारूं। स्नेहल अपने कमरे में चली गई थी।
उसने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और पिलोस निकलकर रख दिए थे और एक किनारे आकर लेट चुकी थी। स्नेहल अर्धांश को मिस कर रही थी, इसलिए उदास थी। वो गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन लेकर अर्धांश को मैसेज करके फ़ोन रख के आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर में श्लोक सबको लेकर आ गया था। प्रेयसी जी स्नेहल को देख के बोली, बेचारी मेरी बच्ची थक कर सो गई है, क्यों परेशान करने के लिए लाया है हमें। स्नेहल सोई नहीं थी, वो प्रेयसी जी की सारे बातें सुन रही थी। श्लोक रूम देख रहा था। वो स्नेहल और अर्धांश की शादी की फोटो देख के बोला, मम्मा देखो दी और बड्डी की शादी की फोटो। राजीव जी श्लोक का मुंह बंद करके बोला, चिल्ला क्यों रहा है, स्नेहल उठ जाएगी। प्रेयसी मुंह पर उंगली रख के शांत रहने का इशारा करके फोटो देखने लगी थी। राजीव जी फोटो देख के बोले, स्नेहल अच्छी लग रही थी, आखिर बेटी जो मेरी है। प्रेयसी जी मुंह बना के बोली, बड़े आए मेरी बेटी, एक तो आपका मनाना रति पर भी असर नहीं हुआ, बड़े आए मेरी बेटी कहने, मेरी बेटी है वो मैं पहले से भी जानती थी, वो अर्धांश से प्यार करने लगी है, जब वो खुद नहीं जानती थी। श्लोक हाथ बंधे हुए कहा, अब आप दोनों लड़ाई करके दीदी को नहीं उठा रहे हो क्या। प्रेयसी फुसफुसाते हुए बोली, मैंने कहा कुछ कहा, वो फोटो देखो, लाल जोड़े में स्नेहल और शेरवानी में बेटा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। श्लोक ने देख के कहा, वो फोटो नहीं पेंटिंग है, हाथों से बनाई हुई। प्रेयसी जी और राजीव जी शौक में बोले, क्या ये फोटो नहीं है। श्लोक पेंटिंग के नीचे लिखी हुई नाम को दिखाते हुए बोला, ये देखो नाम लिखी हुई है, जीजू के छोटे भाई की, आर्या, अब हाला करना बंद करके सोने दो। स्नेहल को सबकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी, वो थोड़ी सी भी हिली नहीं थी। प्रेयसी जी स्नेहल के बगल में बैठ के उसका सर गोद में रख के सर सहलाने लगी थी। श्लोक और राजीव जी भी अगल बगल आ गए थे। स्नेहल को मां के गोद में कब नींद आया पता ही नहीं चला था। धीरे धीरे उन तीनों को भी नींद आ गई थी। प्रेयसी सुबह सुबह उठी तो राजीव जी भी उठ गए थे। प्रेयसी जी स्नेहल को देखी जो उनके हाथों को पकड़े सोई हुई थी। प्रेयसी जी धीरे से अपना हाथ निकली तो स्नेहल फिर से नींद में हाथ ढूंढने लगी थी। राजीव जी अपना है स्नेहल को पकड़ाए तो स्नेहल उनका हाथ पकड़ के गाल के नीचे रख ली थी। राजीव जी मुस्कुराने लगे थे। प्रेयसी जी धीरे से बोली, थोड़ा आप भी महसूस करिए उसका सुकून से सोना आपके दिल को कितना सुकून देगा, क्योंकि बचपन में जब बेफिक्र होकर सोती थी तब दुनिया की सबसे मासूम और प्यारी हमारी बेटी लगती थी जैसे अभी लग रही हैं। प्रेयसी जी नीचे चाय बनाने चली गई थी। राजीव से स्नेहल का गाल सहलाते हुए बोले, कितना कुछ अधूरा छोड़ दिया मैंने, जो चीज़ तुम्हारे बचपन में महसूस करना था वो अभी कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी ने कहा, बस एक मौका दे दो स्नेहल, पूरी जिंदगी एक अच्छा बाप बनने के लिए कोशिश करूंगा। 158 वे टू मैनचेस्टर। प्रेयसी सुबह सुबह उठी तो राजीव जी भी उठ गए थे। प्रेयसी जी स्नेहल को देखी जो उनके हाथों को पकड़े सोई हुई थी। प्रेयसी जी धीरे से अपना हाथ निकली तो स्नेहल फिर से नींद में हाथ ढूंढने लगी थी। राजीव जी अपना है स्नेहल को पकड़ाए तो स्नेहल उनका हाथ पकड़ के गाल के नीचे रख ली थी। राजीव जी मुस्कुराने लगे थे। प्रेयसी जी धीरे से बोली, थोड़ा आप भी महसूस करिए उसका सुकून से सोना आपके दिल को कितना सुकून देगा, क्योंकि बचपन में जब बेफिक्र होकर सोती थी तब दुनिया की सबसे मासूम और प्यारी हमारी बेटी लगती थी जैसे अभी लग रही हैं। प्रेयसी जी नीचे चाय बनाने चली गई थी। राजीव से स्नेहल का गाल सहलाते हुए बोले, कितना कुछ अधूरा छोड़ दिया मैंने, जो चीज़ तुम्हारे बचपन में महसूस करना था वो अभी कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी ने कहा, बस एक मौका दे दो स्नेहल, पूरी जिंदगी एक अच्छा बाप बनने के लिए कोशिश करूंगा। प्रेयसी जी चाय बनाकर लाई थी। वो आवाज देते हुए बोली, उठा सबके सब चाय पी लो। स्नेहल बुदाबुदाते हुए बोली, थोड़ी देर और। स्नेहल राजीव जी दूसरे हाथ को सर पर रख के बोली, मम्मा सर सहला दो। राजीव जी प्रेयसी को देखकर मुस्कुराए और स्नेहल का सर सहलाने लगे थे। प्रेयसी जी श्लोक को उठाते हुए बोली, श्लोक बेटा उठ जा मेरा बच्चा, तू भी दूर ही जा रहा है।
श्लोक बीमा आंखें खोले प्रेयसी को गले लगा लिया था। प्रेयसी जी सर चूम के बोली, मेरा लड्डू अकेले कैसे रहेगा। स्नेहल अलसाए हुए उठकर बैठते हुए बोली, मम्मा क्यों उसे कमज़ोर बना रही हो, अकेले रहेगा तभी तो हर सिचुएशन हैंडल करना आएगा उसे। स्नेहल आंखें खोल के आप बगल में देखी, उसे लगा प्रेयसी जी उसके बगल में उसका सर सहला रही थी, लेकिन राजीव जी को देख के आंखें बड़ी करके देखने लगी थी। राजीव जी मुस्कराकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। स्नेहल अपनी बाल बांधते हुए बोली, राजीव जी आप झूठी कोशिश करते हुए थकते नहीं हैं क्या, मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। स्नेहल उठते हुए बोली, सुबह सुबह क्या चाहते हैं आप, चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बताऊं मैं नहीं माफ़ करूंगी। स्नेहल उठकर बाथरूम चली गई थी। श्लोक भी उठकर बैठ गया था। प्रेयसी जी राजीव जी का हाथ पर हाथ रख के बोली, उसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा वो। राजीव जी मुस्कुराकर बोले, बुरा मान के भी क्या करेंगे, आखिर गलती भी तो मेरी है। स्नेहल बाहर निकलकर चाय लेते हुए बोली, मम्मा जल्दी रेडी हो जाए, हमें निकलना भी होगा। सब चाय पीकर रेडी होने चले गए थे। मैदा कर खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, सब कोई खाना खाकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। स्नेहल श्लोक से पूछी, सारा सामान रख लिया तूने, कुछ छूटा तो नहीं है ना। श्लोक ना में सर हिला दिया था। स्नेहल हड़काते हुए बोली, देखो अच्छे से याद कर ले सब चीज़ रखे हैं या नहीं तूने, क्योंकि अभी भी घर जाकर लाया जा सकता है। अगर एक बार प्लेन उड़ी उसके बाद तूने कहा कुछ झूठा है तो बेटे तेरी तो मैं शामत लाऊंगी। श्लोक मुंह बना के बोला, मम्मा देखो नादी को मुझे डरा रही हैं। प्रेयसी जी डांटते हुए बोली, क्यों मेरे बच्चे को डरा रही है। स्नेहल घूरते हुए बोली, डरा नहीं रही हूँ, बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर में सब एयरपोर्ट पहुँचे और चेक इन करके फ्लाइट में बैठ गए थे। स्नेहल एयर होस्टेस से एक ब्लैंकेट मांगी और श्लोक को आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छे से सुन ले, अगर बात जरूरी हो तभी मुझे उठाना, नहीं खाने पीने के लिए, उसके अलावा परेशान किया तो मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। श्लोक मुस्कुराते हुए स्नेहल के कंधे पर सर रखते हुए बोला, दी आई नो तू मुझे मिस करेगी इसलिए मुझे अभी से गुस्सा दिखा रही है, आई लव यू सो मच। स्नेहल मुस्कुराए और दूसरी तरफ मुंह कर ली थी। स्नेहल ने देखा उसके बगल वाले सीट पर राजीव जी बैठे हैं और सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर नोटिस करने के बाद स्नेहल उठी और राजीव जी का सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, ये बटन है, ये प्रेस करने पर हेल्प करने के लिए एयर होस्टेज आ जाती हैं। स्नेहल इतना कहकर अपने सीट पर आकर बैठ गई और अपने आप को ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई थी। राजीव जी स्नेहल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही सोते जागते, हंसी मजाक, खाते पीते में सफ़र कट गया था। सब कोई मैनचेस्टर पहुंच गए थे। वो होटल में फ्रेश होकर एलिस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। स्नेहल वहां की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। कुछ पेपर्स पर राजीव जी और प्रेयसी जी के साइन लिए गए। एक स्टाफ प्रेयसी जी और राजीव को यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे। स्नेहल अकेले गार्डन में बैठी हुई थी क्योंकि वो पहले जी देख चुकी थी। श्लोक स्नेहल के पास आकर बैठ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे। श्लोक स्नेहल के हाथों पर हाथ रख के बोला, दीदू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल में घबराहट हो रही है, गला सूख रहा है। स्नेहल मुस्कुराकर गले लगा के बोली, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, नई जगह है ना इसलिए दिमाग में बहुत कुछ सोच भी रहा होगा, देख 2-3 दिन लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होगा। रोने का दिल करे तो रो लेना, कुछ भी अपने दिल में दबा कर नहीं रखना, यहाँ से तेरा इंडिपेंडेंट होना है, और कुछ होगा तो मैं हूँ ही, तू मुझे कभी भी कॉल कर सकता, चाहे रात हो या दिन, कभी भी मिलने आ सकता है, नए दोस्त बनाना, सब कुछ करना, अपनी लाइफ जीना। श्लोक है में सर हिला दिया था। स्नेहल उसके आंसू पूछो के बोली, बस मेरे पास तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। श्लोक रोते रोते के हंस दिया था।